हरुका एक ऐसा लड़का था जिसे पूरी क्लास इग्नोर करती थी। ना तो वो किसी का दोस्त था, ना ही कोई उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन जैसे ही पूरी क्लास अचानक इसेकाय होकर दूसरी दुनिया पहुंचती है, वही अकेला इंसान बन जाता है जिसे इन्फिनिट लक वाला पावर मिलता है। और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है। ऊपर से अब वो हर तरह की डेंजरस और आकर्षक सिचुएशंस को मैग्नेट की तरह खींचने लगता है। सब कुछ शुरू होता है उस वक्त जब हरुका क्लास में बिल्कुल अकेला बैठा होता है। उसे ना तो स्मूथ ब्रेन्ड जॉक्स पसंद आते हैं, ना ही वो वियर्ड सी नर्ड गैंग में फिट होता है। तभी अचानक जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बनता है जो पूरी क्लास को दूसरी दुनिया भेजने वाला होता है। हरुका पैनिक में छत की तरफ भागता है ताकि बच सके, लेकिन फेट को कुछ और ही मंजूर था। अलग होने के बावजूद वो भी खिंचकर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक सफेद सी खाली स्पेस में उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से जो सपोजिटली उसे पावर्स देने वाला था। हरुका बोर्ड्स देखता है, उस पर क्रेजी एबिलिटीज लिखी होती हैं, जैसे होलो पर्पल, गियर 5, सुपर सेयन और यहां तक कि एक ऐसा स्किल भी जो किसी की मॉम को रेज कर दे। लेकिन क्योंकि हरुका थोड़ा लेट पहुंचता है, बाकी सब ऑलरेडी बेस्ट एबिलिटीज उठा चुके होते हैं और उसके हिस्से आते हैं सिर्फ बेकार स्किल्स। हरुका उस बूढ़े आदमी को झकझोर देता है, गुस्से में पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर वो चिढ़ जाता है और हरुका को उन्हीं यूजलेस स्किल्स के साथ दूसरी दुनिया में भेज देता है। वहां पहुंचकर हरुका नीचे देखता है, उसके पास एक पाउच होती है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है, पर भरी हुई है फालतू चीजों से। जब वो अपने स्टैट्स चेक करने वाला होता है, तभी एक नया पैनल खुलता है जो उसे डाइस रोल करने को कहता है। वो रोल करता है और हाईएस्ट नंबर आ जाता है। सिस्टम उसे एक स्टैट चुनने को कहता है। वो बिना सोचे लक को बूस्ट करता है और डाइस उसे मैक्स लेवल तक पहुंचा देता है। अकेला होने के बावजूद उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्लासमेट्स कहां हैं। वो मन ही मन बोलता है कि अब वो पूरी तरह लॉक इन करेगा और इस नई दुनिया में अपनी लाइफ शुरू करेगा। सबसे पहले वो अप्रेजल स्किल से आसपास की चीजें पहचानना शुरू करता है, मशरूम्स, प्लांट्स, रिसोर्सेज और लूट करने लग जाता है। फिर उसे एक केव मिलती है। वो चेक करता है कि अंदर मॉन्स्टर्स तो नहीं है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। अगली सुबह अचानक उसका सामना गॉब्लिन्स से होता है। वो छिप जाता है क्योंकि उनका लेवल उससे ज्यादा होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि अकेले सर्वाइव करने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। वो हिम्मत जुटाता है, अपने केन को मैजिक से बफ करता है और एक एक करके गॉब्लिन्स को पीट देता है। लौटकर जब वो स्टेटस देखता है तो शॉक हो जाता है। उसके सारे स्टैट्स डबल हो चुके होते हैं। अगला दिन वो और ट्रेनिंग में लगाता है, फिजिक एनहांस करने वाला स्किल यूज करता है और रास्ते में मिलने वाले गॉब्लिन्स पर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ टेस्ट करता है। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही ग्राइंड करता रहता है और केव को अपना ड्रीम होम बनाता है। लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा रहती है, मीट खाने की। जैसे ही उसे एक रैबिट दिखता है, वो उसका शिकार करता है। तभी उसे कुछ पास आता हुआ महसूस होता है और सामने निकल आते हैं उसके ट्रबलसम क्लासमेट्स। उसी भीड़ में उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड और प्यारी क्लास रैप तौका की प्रेजेंस भी महसूस होती है। वो उनसे मिलने ही वाला होता है, फिर खुद को रोक लेता है। सोचता है कि इस दुनिया में लोनर रहना ही सही है ताकि वो अपना अल्टीमेट गोल पूरा कर सके, इस दुनिया का मास्टर बनना। हरुका झाड़ियों में छिप जाता है। तभी एक बुली हरुओमी मूवमेंट सेंस करके श्रब्स की तरफ बढ़ता है। बस उसी पल एक रैबिट बाहर कूद पड़ता है। हरुओमी और उसके दोस्त चौंक जाते हैं, फिर नर्वस हंसी हंसते हुए वापस चले जाते हैं। हरुका राहत की सांस लेता है कि उसका हाइडिंग स्पॉट बच गया। क्यूरियस होकर वो थोड़ी दूरी से उनका पीछा करता है और उन्हें बीच के पास आराम करते देखता है। वो ध्यान से सुनता है कि शायद कुछ यूजफुल इन्फो मिले, लेकिन उनकी बातें बस क्लासमेट्स के बारे में घटिया जोक्स और डर्टी कमेंट्स तक ही रहती हैं। इससे हरुका को समझ आता है कि बुलीज को अपने स्किल्स की सही समझ नहीं है। वो बस तनाका नाम के एक नर्ड को सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने कैंप की तरफ लौट जाते हैं और हरुका को पता चलता है कि पूरी क्लास ने वहीं बेस बना लिया है। फिर भी वो फॉलो नहीं करता। उसे अपनी सॉलिट्यूड ज्यादा सुकून देती है। अगले दिन वो मशरूम्स पकाकर खाना बनाता है और हैरानी की बात यह कि क्लासमेट से दूर रहने पर ही उसका लोनर स्किल लेवल अप हो जाता है, लेकिन उसका ओवरऑल स्टेटस अभी भी लेवल 3 पर अटका रहता है, कुछ बेकार स्किल्स की वजह से जो आगे बढ़ने से मना कर रहे होते हैं। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, मगर वो चुपचाप खाना खाकर सोने की तैयारी करता है। तभी बाहर से शोर आता है। पहले उसे लगता है कि बुलीज लौट आए होंगे, मगर बाहर जाकर देखता है कि कुछ नर्ड्स गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। अप्रेजल स्किल से वो कंफर्म करता है कि उनके लेवल्स और एबिलिटीज उससे कहीं ज्यादा है। जेलसी उसे घेर लेती है और वो पलटने ही वाला होता है। तभी देखता है कि पीछे से गॉब्लिन्स उन्हें एम्बुश करने आ रहे हैं। उसे पुराने दिन याद आते हैं। ये लोग कभी उसके दोस्त थे। इंस्टिंक्ट उसे रोक नहीं पाता। हरुका बीच में कूद पड़ता है, गॉब्लिन्स को हराता है और उन्हें बचा लेता है। नर्ड्स उसे थैंक यू कहते हैं। वो उन्हें अपने केव तक ले जाता है, जहां वो सेफ्टी और कंफर्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। उनकी एडमिरेशन हरुका को ऑकवर्ड कर देती है। वो तो हमेशा अकेला रहा है। फिर भी वो उनकी कहानी सुनता है। जब सब इस दुनिया में पहुंचे थे तो सब पैनिक में थे। बस नर्ड्स को समझ आया कि ये इसेकाय है, क्योंकि उन्होंने री-जीरो देखा था। ताउका सबको शांत कर रही थी, तभी गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया। नर्ड्स आगे आए और ग्रुप को बचाया। जॉक्स ने भी साथ दिया और किसी तरह जीत मिली।
ताउका ने सबको नदी के पास इकट्ठा करके सर्वाइवल के लिए काम बांटे। नर्ड नॉलेज से कुछ समय तक सब ठीक चला, मगर हर कोई सीरियस नहीं था। कुछ लड़कियां और बुलीज काम छोड़कर बस मजे में लगे रहे। ग्रुप में क्रैक्स आने लगे। ताउका, नर्ड्स और कुछ लोग ही टेंट्स बना रहे थे और खाना जुटा रहे थे, बाकी बस लेजी पड़े थे। और फिर हालात तब बिगड़े जब नर्ड्स को बुलीज की स्कीम का पता चला। वो अपनी पपेट्री स्किल से ताउका और लड़कियों को कंट्रोल करके उनसे क्रीपी हरकतें करवाना चाहते थे। नर्ड्स ने तुरंत ताउका को वार्न कर दिया था और ये सुनते ही वो सीरियसली ट्रेनिंग में लग गई। उसने लगातार ग्राइंड किया, जल्दी जल्दी लेवल्स बढ़ाए और फिर सीधे बुलीज का सामना किया। जैसे ही वो लोग अपनी सिक योजना चलाने वाले थे, ताउका की नई ताकत ने उन्हें पूरी तरह क्रश कर दिया। एक झटके में वो सब शॉक होकर घुटनों पर आ गए। उनकी चाल सबके सामने एक्सपोज हो गई और शर्मिंदगी में उन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया और बाकी लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद वो बदला लेने वापस आ गए। नर्ड से उनकी रेकलेस लड़ाई ने पूरा कैंप साइट आग में झोंक दिया। कई लोग घायल हो गए और ट्रेजेडी ये रही कि गैल्स और बाकी स्टूडेंट्स ने गलती से इसका ब्लेम नर्ड्स पर डाल दिया। इस अनफेयर ट्रीटमेंट से टूटे हुए नर्ड्स कैंप छोड़कर निकल गए और घूमते घूमते उनकी मुलाकात हारुका से हो गई। उनके चेहरे की होपलेस हालत देखकर हारुका उन्हें शेल्टर ऑफर करता है और मूड हल्का करने के लिए मशरूम फीस्ट बना देता है। अगले कुछ दिनों तक वो उनके साथ वक्त बिताता है और हैरानी की बात यह कि उसे उनकी कंपनी एक्चुअली पसंद आने लगती है। लेकिन जल्द ही नर्ड्स डिसाइड करते हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए। उनका प्लान होता है सिटी पहुंचकर एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर करना। वो हारुका को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, पुराने स्कूल दिनों की याद दिलाते हुए जब वो साथ बैठकर जॉनी सिंस देखते थे। लेकिन शॉकिंगली हारुका मना कर देता है। वो अपने रास्ते पर अकेले चलने के लिए डिटरमिन्ड रहता है। भारी मन से नर्ड्स विदा लेते हैं। उनके जाने के बाद भी हारुका उस सिटी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। फिर भी वहां जाने से पहले वो बाकी क्लासमेट्स का हाल देखने का फैसला करता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कोबोल्ड से हो जाती है। लड़ाई में उसे चोट लगती है, लेकिन वो जीत जाता है और आगे बढ़ता है। जब वो पुराने कैंप साइट पर पहुंचता है तो सब कुछ खाली मिलता है। उसे शक होता है कि लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो एनिमी ट्रैकिंग स्किल एक्टिवेट करता है और जंगल के अंदर जाती फ्रेश फुटप्रिंट्स पकड़ लेता है। उनका पीछा करते हुए उसे गैल्स मिल जाती हैं। सरप्राइज में वो प्रिटेंड करता है कि बस खाना गैदर कर रहा है, मगर लड़कियां घबराई हुई हालत में उसकी तरफ दौड़ती हैं और हेल्प की भीख मांगने लगती हैं। हारुका उन्हें इतना हेल्पलेस पहले कभी नहीं देख चुका था। त्सुकियो बताती हैं कि वो नर्ड्स को ढूंढ रही हैं ताकि उनसे माफी मांग सकें। अब उन्हें समझ आया था कि सर्वाइवल के लिए वो लोग कितने जरूरी थे। हारुका उन्हें बता देता है कि नर्ड्स जा चुके हैं और ब्लंटली कहता है कि उन्हें अपने पुराने बिहेवियर के लिए रिग्रेट होना चाहिए। वही लोग मॉन्स्टर से लड़ते थे, रिसोर्सेज लाते थे और सबको सेफ रखते थे। लड़कियां सिर झुका देती हैं और हारुका से गुजारिश करती हैं कि नर्ड्स मिलने तक उन्हें सरवाइव करना सिखा दे। उनकी डेस्परेशन से हारुका का सर्विट्यूड स्किल एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाता है और वो सब उसके स्लेव्स की तरह बिहेव करने लगती हैं। बिना दिमाग लगाए रोबोट स्टाइल उसकी मदद करने लगती हैं। ये देखकर हारुका खुद डर जाता है। उसी वक्त वो त्सुकियो का इंजर्ड आर्म देखता है और उसे हीलिंग पोशन ऑफर करता है, मगर बिना सोचे समझे वो पोशन खुद पर डालने के बजाय हारुका पर उड़ेल देती है। हारुका उसे डांटता नहीं, बल्कि उसका ध्यान ताउका पर चला जाता है। सोचता है कि वो उसे इस हालत पर जरूर स्कोल्ड करती, और जैसे किस्मत ने सुना हो, अगले ही पल ताउका सामने आ जाती है। उसे देखते ही वो हारुका की तरफ तेजी से बढ़ती है। हारुका अभी भी अपने थॉट्स में खोया रहता है। जब वो ध्यान नहीं देता तो ताउका सीधे उसके कान में चिल्लाती है। हारुका चौंक कर पलटता है और आखिरकार उसकी आंखों में देखता है। दूसरी तरफ एक कैंपफायर के पास बुलीज फिर से जमा हो चुके होते हैं। वो प्लान बना रहे होते हैं कि जैसे ही कोई गैल्स को बचाने आएगा वो उन पर हमला करेंगे और लड़कियों को अपने कब्जे में ले लेंगे। हारुका ताउका को क्लास रेप कहता है, मगर उसे ये पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। इससे पहले कि हारुका कुछ और कह पाए, बाकी लड़कियां भी वहां आकर उसे घेर लेती हैं। हारुका कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि गैल्स की हालत कैसे एक्सप्लेन करे। जब वो ताउका को पूरी सच्चाई बताता है तो वो पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया। बाकी लड़कियों के चेहरे पर डिस्गस्ट फैल जाता है और सब हारुका को ऐसे घूरने लगती हैं जैसे वो कोई बड़ा विलन हो। फ्रस्ट्रेशन में हारुका वहां से निकलना चाहता है, मगर ताउका उसे रोक लेती है। वो त्सुकियो को स्पेल से बाहर निकालती है और राहत की सांस लेती है कि गैल्स ठीक है। फिर वो लड़कियों से खुद एक्सप्लेनेशन मांगती है और हारुका को वहीं बैठे रहने का ऑर्डर देती है। मजबूर होकर वो एक कोने में पपी की तरह बैठ जाता है। वक्त काटने के लिए वो अंदर ही अंदर कारपेंट्री मैजिक ट्रेन करने लगता है। बेसमेंट बनाने की कोशिश करता है, मगर उल्टा जमीन में फंस जाता है। ताउका उसे बाहर निकालती है, उसे धन्यवाद देती है और मान लेती है कि वो बस मदद करना चाहता था। हारुका कहता है कि अब वो घर जा रहा है, जिस पर ताउका कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसका मतलब क्या है घर। हारुका एक्सप्लेन करता है कि उसने अकेले रहकर अपना खुद का मैंशन बना लिया है। जब लड़कियों को पता चलता है कि वहां ढेर सारे रूम्स और खाना है, तो वो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ताउका शाइली पूछती है कि क्या वो सब उसके घर रुक सकती हैं,
हारुका के दिमाग में अलार्म बजने लगता है। इतनी सारी लड़कियां एक छत के नीचे, डेंजरस थॉट है। फिर भी वो मना नहीं कर पाता। वो उन्हें अपने मैंशन की तरफ ले चलता है, इतनी फास्ट पेस में कि लड़कियां मुश्किल से उसके साथ चल पाती हैं। रास्ते में वो नोटिस करती हैं कि हारुका हेयर कॉर्नर और टर्न पहले ही सेंस कर लेता है और उसके हिडन स्किल्स पर गेस करने लगती हैं। घर पहुंचते ही वो सब स्टंड रह जाती हैं, इतना बड़ा और सुंदर मैंशन देखकर। टेंट वाली लाइफ छोड़ने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखती है। टूर के दौरान वो बाथरूम तक पहुंचती हैं और बाथटब देखकर कंट्रोल खो देती हैं। सब कपड़े निकालकर अंदर कूद जाती हैं, जबकि हारुका अपनी हालत संभालने में लगा रहता है। फिर वो चुपके से बाहर निकल जाता है और अपने लिए एक टेंट लगा रहता है। अकेले बैठकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो ज्यादा देर टिकती नहीं। सुकियो कुछ देर बाद उसके टेंट में आकर उसके साथ आसमान के नीचे बैठ जाती है। वो दिल से उसे थैंक करती है, बताती है कि क्लास रैप होने की जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल हो गया था, खासकर जब नर्ड्स और बाकी लोग चले गए। हारुका उसे रीअश्योर करता है कि वो चिंता ना करे, नर्ड्स हमेशा इस दुनिया के लिए तैयार थे। सुकियो को सुकून मिलता है कि हारुका जिंदा है और गैल्स को खिला पिला सकता है, और वो ये भी मान लेती है कि उसे हारुका की बहुत चिंता हो रही थी। ताओका इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रही थी कि हारुका ने अकेले रहते हुए खुद का पूरा मैंशन बना लिया और सरवाइव भी किया। अपनी फीलिंग्स साफ साफ कहने के बाद वो उसे आराम करने के लिए छोड़ देती है। लेकिन हारुका के लिए सो पाना आसान नहीं होता। इतनी सारी लड़कियां उसके घर में जो रुक गई थी, उसके थॉट्स थोड़ा रिस्की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इमेजिनेशन जरूरत से ज्यादा दौड़ने लगता है। सुबह होती है और वो उठता है तो देखता है कि उसके टेंट के बाहर एक लड़की खड़ी है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद उसकी इमेजिनेशन सच होने वाली है, लेकिन वो सिर्फ चिका होती है जिसे उसे जगाने की ड्यूटी दी गई थी। वो थोड़ा ऑकवर्डली पास झुकती है और बताती है कि ब्रेकफास्ट तैयार है, आज मशरूम्स और फिश होंगे। फिश का नाम सुनते ही हारुका का मूड इंस्टेंटली बदल जाता है। वो बाहर भागता है और तुरंत खाने लगता है, खुश कि आज उसे फिर से सिर्फ मशरूम्स नहीं खाने पड़ेंगे। वो बताता है कि वो खुद कभी फिश पकड़ ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत स्लिपरी और तेज होती हैं। क्यूरियस होकर पूछता है कि लड़कियों ने कैसे पकड़ा। ताओका अमे को इंट्रोड्यूस करती है, जो हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी से नदी में फिश को स्टन कर देती है और आराम से इकट्ठा कर लेती है। हारुका हैरानी से देखता रह जाता है। अमे प्लेफुल तरीके से फिर से अपनी पावर दिखाती है और हारुका उस इलेक्ट्रिसिटी को एक बॉक्स में कैप्चर करके नदी में छोड़ देता है। इस एक्सपेरिमेंट से उसे एक नई एलिमेंटल स्किल मिल जाती है और वो ताओका को एडमिट करता है कि शुरुआत में उसकी सारी एबिलिटीज बेकार थी, जो उसके क्लासमेट्स के स्ट्रॉन्ग स्किल्स लेने के बाद बची कुची थी। लेकिन अब वही स्किल्स इस्तेमाल करने पर सरप्राइजिंगली काम की निकल रही थी। जब लड़कियां नदी में मस्ती कर रही होती हैं, ताओका बताती है कि वो उन्हें पास के टाउन ले जाना चाहती है। हारुका उसे रोकता है, कहता है कि ट्रैवल से पहले उन्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो खुद ट्रेनिंग देने की पेशकश करता है और जंगल में सबको इकट्ठा करके उनका स्टेटस चेक करता है। उसे शौक लगता है, सबसे लो लेवल भी 16 होता है, जबकि वो खुद सिर्फ 7 पर है। वो उन्हें पास के कोबाल्ट से लड़ने भेजता है, एक्सपेक्टिंग कि इजी विन होगी, लेकिन उल्टा लड़कियां आसानी से हार जाती हैं। हारुका फौरन एक बड़ा सा टेंट लगाता है जहां सब बैठकर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करती हैं। उनकी सीरियसनेस देखकर वो जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है। शाम को चिका उससे अकेले में बात करने आती है। वो सुबह वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, कहती है कि वो बस उसे टेस्ट कर रही थी। फिर वो खुलकर बताती है कि क्लास में लड़कों के बिहेवियर की वजह से उसे कितनी परेशानी हुई थी। उसकी ऑनेस्टी हारुका को टच कर जाती है। वो कहता है कि अब से वही उसे रोज सुबह जगाए और मजाक में उसे फिश गर्ल कह देता है। अगले दिन हारुका उत्साह से उठता है और फिर से फिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करता है। खाते खाते वो गर्ल्स को कोबाल्ट से रीमैच की बात सुन लेता है। ताओका उन्हें डांटती है, कहती है कि पहले गॉब्लिन से लड़ना मास्टर करो। फिर भी हारुका दोबारा ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाता है। कुछ लड़कियां बहाने बनाकर बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन चिका और ताओका जैसे लोग पूरी ताकत से लड़ाई में कूद पड़ती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद गैल्स फिर से कोबाल्ट्स को चैलेंज करती हैं और इस बार जीत जाती हैं। हारुका को राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब वो फिर से अकेले रह पाएगा क्योंकि लड़कियां खुद सरवाइव कर सकती हैं। लेकिन तभी ताओका उससे टाउन जलने के लिए कह देती है। हारुका हेजिटेट करता है, मगर समझ जाता है कि मना नहीं कर सकता। सब मिलकर जर्नी की तैयारी करते हैं। लड़कियां हैरान रह जाती हैं जब हारुका और चिका सामान को उसके लिमिटलेस सैचल में भरते चले जाते हैं। ताओका सबका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि टाउन में जाकर सिर्फ नए लाइफ के लिए नहीं, बल्कि नर्ड्स से अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगने के लिए भी रेडी रहना होगा। एक्साइटमेंट सब में फैल जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक मोमेंट ऐसा आता है जब लड़कियां आगे निकल जाती हैं और हारुका अकेले ताओका के साथ रह जाता है। शांत आवाज में वो उससे कहता है कि जो भी आगे आए उसके लिए तैयार रहना। उसके शब्दों में काम लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व होता है। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में हारुका का एक क्लासमेट जान बचाकर भाग रहा होता है। एक शैडोई आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। वो गिर पड़ता है, खोखले पेड़ में छिपता है और जिंदगी की भीख मांगता है। कहता है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन सामने वाला जरा भी दया नहीं दिखाता। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गले में कस जाती हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। इधर हारुका को लगता है कि बुलीज गैल्स के पीछे हैं, तो वो खुद को रेडी करता है कि जंगल से निकलते वक्त सबको प्रोटेक्ट कर सके। चलते चलते उनका सामना एक ऑर्क से हो जाता है।
हारुका जानता है कि ऑर्क को मैजिक से हराना आसान होता है, तो वो लड़कियों से कहता है कि ध्यान से देखो, ये तरीका सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वो तेज मूवमेंट से ऑर्क को कंफ्यूज करता है, मगर जब ऑर्क बहुत पास आ जाता है तो वो घबरा जाता है और पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर वो खुद भी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली ऑर्क सिर्फ मैजिक से गिरते हैं। लेकिन लड़कियां उसे घूरने लगती हैं क्योंकि उसने मैजिक दिखाने का प्रॉमिस किया था। फिर दूसरा ऑर्क दिखता है तो हारुका सच में फायर मैजिक उसके चेहरे पे फेंक देता है और उसे भी गिरा देता है। फिर भी गैल्स अनॉयड रहती हैं क्योंकि वो ऑर्क्स को इतना आसानी से हरा रहा था कि उन्हें सीखने को कुछ खास मिला ही नहीं। शाम को सब टेंट्स लगाते हैं और आग जला के आराम करते हैं। तभी ताउका देखते हैं कि हारुका अकेले कुछ कर रहा है। वो एक ट्रैप बना रहा होता है अपनी सपोजिडली यूजलेस स्किल से, ताकि कोई पास आए तो पता चल जाए। और उसी पल उसे एहसास होता है कि वही बेकार स्किल एक्चुअली कमाल की निकल रही है। अचानक उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। उसे लगता है बुलीज आ गए, मगर असल में वो जॉक्स होते हैं। हारुका मजाक करता है कि शायद वो लड़कियों के पीछे आए और ड्रामा करने वाले हैं, मगर जॉक्स बताते हैं कि वो हारुका से मिलने आए हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है कि वो ऐसे किसी सीन में नहीं पढ़ने वाला, जिसे जॉक्स तुरंत डिनाई कर देते हैं। थोड़ी हंसी मजाक के बाद हारुका पूछता है कि वो लड़कियों को बिना बताए उससे बात क्यों करना चाहते हैं। जॉक्स बताते हैं कि बुलीज वाली घटना के बाद उन्हें किसी पे भरोसा नहीं रहा। फिर वो उसे एक ऐसे स्किल के बारे में बताते हैं जो पपेटियर्स से भी ज्यादा डेंजरस है। हारुका समझ जाता है कि वो हाईजैक की बात कर रहे हैं और मजाक मजाक में विलन स्टाइल बोल देता है कि उसके पास भी वही स्किल है। लेकिन जॉक्स डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हारुका इतना अच्छा इंसान है कि ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, वो बस इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बुलीज के पास वो हाईजैक स्किल ना हो। हारुका सबको बता देता है कि उसके पास सर्विट्यूड स्किल है, और ये सुनते ही जॉक्स के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये स्किल हारुका के हाथ में हो तो उसका मतलब कितना डेंजरस हो सकता है। फिर वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि वो सिर्फ उसे वॉर्न करने आए थे, और ये भी कि वो बुलीज से लड़कियों और बाकी लोगों को बचाएंगे, क्योंकि उन्हें भी लड़कियों से माफी मांगनी है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पास ही खड़ी ताउका ने हारुका और जॉक्स की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, और ये बात उसे अंदर से परेशान कर देती है। अगले दिन हारुका सब लड़कियों से कहता है कि आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। निकलने से पहले ताउका उसे रोक लेती है, कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन इससे पहले कि वो एक्सप्लेन करे, हारुका खुद बोल देता है कि उसे पता है कि उसके पास हाईजैक स्किल है। ताउका उसे बताती है कि हाईजैक स्किल दूसरों की जान लेकर उनकी एबिलिटीज चुरा सकती है, लेकिन वो ऐसा किसी के साथ करने की हिम्मत नहीं रखती। हारुका उसे रिएश्योर करता है, कहता है कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, और नर्ड्स भी नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें राहत थी कि ये पावर ताउका के पास है, ना कि किसी बुली के पास। ये सुनते ही ताउका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और हारुका वो देख लेता है। वो उससे पूछ बचता है कि वो इन दिनों इतनी रो क्यों रही है, और जवाब सुनकर खुद शॉक हो जाता है जब ताउका कहती है कि वो हारुका और उसकी बेवकूफ हरकतों की वजह से रो रही है। हारुका ऑकवर्ड होकर पीछे हटने लगता है, लेकिन ताउका से बता देती है कि वो उसके लिए ग्रेटफुल है, उसके हर काम के लिए। इसके बाद हारुका और लड़कियां फिर से अपनी जर्नी जारी रखते हैं। रास्ते में हारुका कुछ फ्रूट जूसेस बेचता है, और एक लड़की तो इतनी डेस्परेट हो जाती है कि हारुका को स्पाइसी चीजें दिखाने को रेडी हो जाती है, लेकिन ताउका तुरंत बीच में आकर रोक देती है। फिर सब एक नदी के पास पहुंचते हैं। हारुका ताउका से झूठ बोलता है, कहता है कि वो स्काउटिंग करने जा रहा है। असल में वो अपनी मैजिक स्किल्स की लिमिट टेस्ट करना चाहता था। वो मैजिक इन्फ्यूजन और दूसरी स्किल्स कंबाइन करके खुद को तेज बनाता है और धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। ऊपर से जंगल और नदी देखकर वो स्टन रह जाता है, लेकिन फिर उसकी पावर ड्रेन होने लगती है और वो नीचे गिरने लगता है। जमीन पर गिरते ही उसकी ऑलमोस्ट सारी हेल्थ और ऑरा खत्म होने वाली होती है। जब वो वापस लड़कियों के पास आता है तो आधी रात हो चुकी होती है। वो ताउका से कहता है कि उसने स्काउटिंग की और रास्ते में कुछ नई स्किल्स ट्राई की, इसी वजह से बॉडी पर ब्रूजेस हैं। अगले दिन रास्ते में उन्हें कुछ ऑक्स मिलते हैं। कुछ लड़कियां अलग हो जाती हैं, कहीं पानी में फाइट होती है, लेकिन सब कुछ वर्थ इट साबित होता है, क्योंकि आखिरकार जंगल खत्म हो जाता है और सामने खुली खुली हिल्स दिखाई देती हैं। इतने दिनों बाद पेड़ों से निकलकर खुला मैदान देखकर लड़कियां हैरान भी होती हैं और रिलीव्ड भी। उसी वक्त हारुका नोटिस करता है कि उसने एक नई स्किल अनलॉक कर ली है, एयर वॉकिंग। क्यूरियस होकर वो उसे टेस्ट करता है और शॉक हो जाता है जब वो सच में हवा पर चल पाता है, जैसे वो सॉलिड जमीन हो। ताउका और बाकी सब उसे देखकर स्टन रह जाते हैं। इसी स्किल का इस्तेमाल करके हारुका हिल्स के ऊपर से आगे स्काउट करता है और दूर नेटिव्स का एक ग्रुप देखता है, लेकिन खुशी तुरंत गायब हो जाती है जब वो समझता है कि उन पर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। वो जल्दी से लौटकर ताउका को वार्न करता है और कहता है कि वो इंटरवीन नहीं करना चाहता, रिस्क बहुत बड़ा है। वो सबको याद दिलाता है कि इस दुनिया में स्ट्रेंजर्स बैंडिट्स भी हो सकते हैं जो मदद के बदले नुकसान पहुंचा दें। लेकिन ताउका उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। वो कहती है कि चाहे आउटकम कुछ भी हो, वो सबके साथ रिस्क लेने को तैयार है। हारुका हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पता था कि ताउका यही चूज करेगी। वो मान जाता है और कहता है कि उसका काम उन्हें प्रोटेक्ट करना है। लड़कियों को भी उसके वर्ड से भरोसा मिल जाता है। हारुका फिर एयर वॉकिंग को दूसरी स्किल्स के साथ कंबाइन करता है और एक तरह से उड़ने लगता है, लेकिन गलती से ताउका भी उसके साथ पुल हो जाती है और दोनों सीधा मॉन्स्टर्स के बीच क्रैश कर जाते हैं, जिससे ताउका बेहोश हो जाती है। अब मजबूरी में हारुका खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सरप्राइजिंगली सामने वाले नेटिव्स उसकी लैंग्वेज समझते हैं। उनमें गोडेक नाम का गिल्ड कैप्टन होता है, एक एल्फ और कई और महिलाएं भी।
जब गिल्ड मेंबर्स मॉन्स्टर्स से हुई डैमेज साफ करते हैं, हारुका उन्हें स्टैमिना मशरूम्स देता है जो उसने पकाकर रखी थी। वो थैंकफुल होकर खाते हैं और बताते हैं कि ये रेयर और टेस्टी होती हैं, जिससे हारुका खुद सरप्राइज हो जाता है। बदले में वो बताते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए गिल्ड क्वेस्ट पर थे। जब टाउका होश में आती है तो वो हारुका के चेहरे पर टेंशन नोटिस करती है, खासकर उस सुंदर एल्फ और बाकी गिल्ड गर्ल्स को देखकर। थोड़ी सी जेलसी झलकती है, लेकिन फिर लड़कियां वापस उसके पास आ जाती हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद नेटिव सबको अपने डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं और प्राउडली टाउन दिखाते हैं, ओमुई। शहर देखते ही लड़कियां एक्साइटमेंट में आगे दौड़ जाती हैं। उनकी लंबी जर्नी आखिरकार खत्म हो चुकी थी। उधर जंगल के अंदर बुलीज भी लेवल अप कर चुके होते हैं और लड़कियों का पीछा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से एक आइडिया देता है कि उनका लीडर पपेट्री स्किल से लड़कियों को डोमिनेट करे। लीडर को यह प्लान पसंद आ जाता है और वो नर्ड्स के खिलाफ भी कुछ सोचने लगता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जॉक्स ने उनकी पूरी बात सुन ली थी और अब वो जेन्युइनली वरीड हो जाते हैं। इधर ओमुई पहुंचकर लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं, ड्रेसेस और ट्रिंकेट्स देखने दौड़ पड़ती हैं, लेकिन ताओका तुरंत उन्हें रोकती है, याद दिलाती है कि पहले एसेंशियल्स खरीदना जरूरी है। हारुका दूर खड़ा सब देखता रहता है। उसे लगता है कि उसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी है। तभी ताओका विसल बजाती है और सबको वापस बुला लेती है। हारुका इंप्रेस्ड होता है कि वो कितनी अच्छी तरह सबको ऑर्गेनाइज कर रही है। फिर ताओका आने वाले दिनों का प्लान बताती है। पहला, एडवेंचरस गिल्ड में सामान ट्रेड करना। दूसरा, वहीं रजिस्टर करना। तीसरा, कमाई से इन लेना। और आखिर में नर्ड्स को ढूंढना। सुकियो इससे एग्री नहीं करती। वो इंसिस्ट करती है कि पहले नर्ड्स को ढूंढना चाहिए, लेकिन टाओका अपने फैसले पर फर्म रहती है। आखिरकार सब एडवेंचरस गिल्ड की तरफ जाते हैं, जहां पहुंचते ही हैवी और ओप्रेसिव सा माहौल महसूस होता है। टेंशन बढ़ ही रही होती है कि अचानक गिल्ड मास्टर सामने आता है और हारुका को ऊपर बुला लेता है। हारुका टाओका से कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करे जब तक वो जाकर बात करता है। ऊपर जाते हुए उसे बाकी हार्डकोर एडवेंचरर्स की घूरती नजरों से नर्वस फील होने लगता है। उसे लगता है अभी डांट पड़ने वाली है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि गिल्ड मास्टर बिल्कुल काम और फ्रेंडली निकलता है और उसे पहले स्क्वाड की मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। रिलीव्ड होकर हारुका नीचे लौटता है और वहीं एक ट्रेड डील नोटिस करता है। डीलर रूल्स एक्सप्लेन करती है और हारुका जब जेमस्टोन्स की भारी क्वांटिटी निकालता है तो वो ऑलमोस्ट शॉक हो जाती है। थोड़ी हेजिटेंट होने के बाद वो डील एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि पेमेंट उसे कल मिलेगी। तभी टाओका और बाकी लड़कियां गिल्ड के अंदर आती है और पूरा माहौल अचानक चेंज हो जाता है। हारुका नोटिस करता है कि बाकी एडवेंचरर्स का एटीट्यूड लड़कियों को देखकर सॉफ्ट पड़ जाता है। टाओका उसे रजिस्टर करने को कहती है और जब सब देखते हैं कि लड़कियों के लेवल्स अनयूजुअली हाई हैं तो सब स्टन रह जाते हैं। टाओका कॉन्फिडेंटली बोलती है कि हारुका जो उन्हें सेफली ओमुई तक लाया है वो भी एक डे ग्रेट एडवेंचरर बनेगा। हारुका रजिस्ट्रेशन शुरू करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो अभी एक लेवल कम है। वो रिक्वेस्ट करता है एक्सेप्शन के लिए, मगर क्लर्क मना कर देती है। बताती है कि लेवल 20 पर ट्रेनी बनेगा और लेवल 30 पर फुल एडवेंचरर। फिलहाल टाइटल ना होने की वजह से टाओका टेम्पररी लीडर बन जाती है। उसके बाद गिल्ड की रिकमेंडेशन पर सब एक इन में रुकते हैं। हारुका के लिए ये ऑकवर्ड मोमेंट होता है क्योंकि वो जगह किसी लव होटल जैसी लगती है। हालांकि ओनर इंसिस्ट करता है कि ऐसा नहीं है, तो सब वहीं रात बिताते हैं। जब लड़कियां आराम कर रही होती हैं, हारुका को जंगल की याद आने लगती है और सुकिहो सोचती है कि नर्ड्स आखिर गए कहां होंगे। सुबह होते ही सब ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, जबकि हारुका अपने जेमस्टोन्स चेक करता है। डीलर बताती है कि गिल्ड के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो सब एक साथ खरीद सके, इसलिए गिल्ड मास्टर इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर करता है, जिसे हारुका एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके पास मिलियंस के बराबर की फॉर्चून होती है। टाओका एक्साइटेड होकर लड़कियों से कहती है कि अब प्रॉपर नेसेसिटीज खरीदो। उसी वक्त गोडे क्वाइटली हारुका को साइड में बुलाता है, किसी स्पेशल जगह का हिंट देते हुए। हारुका ये सोचकर चल पड़ता है कि शायद कोई हैप्पी एंडिंग मसाज पार्लर होगा, लेकिन सामने निकलता है एक मैजिक आइटम शॉप। आवर्स गुजर जाते हैं टेस्टिंग करते करते, तभी उसकी नजर एक नेकलेस पर पड़ती है जो गॉड द्वारा दिए गए विलेजर सेट की याद दिला देती है। उसमें एन्चांट करने की एबिलिटी होती है और हारुका इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी टाओका अंदर घुसती है गुस्से में, क्योंकि वो इतना लेट कर रहा था। पैनिक में हारुका एक मिसलटो चार्म गिरा देता है और गलती से उसने जो आइटम्स टेस्ट किए थे सब एन्चांट हो जाते हैं। शॉपकीपर डिमांड करता है कि अब उसे सब खरीदने पड़ेंगे और हारुका की सारी नई नई कमाई ओवरनाइट उड़ जाती है। अगले दिन उसके पास सिर्फ एन्चांटेड गियर बचता है और वो अपने फेल्ड शॉपिंग स्प्री पर बिटर फील करता है। वो ओमुई से निकलकर वापस जंगल जाने और नए जेमस्टोन्स ढूंढने का सपना देखता है, लेकिन एडवेंचरर परमिट ना होने की वजह से वो लीगली बाहर नहीं जा सकता और उसे पता है कि पिछली रात के बाद टाओका भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। स्टेल्थ का रास्ता अपनाकर वो इनविजिबिलिटी क्लोक पहनता है और गिल्ड के साथ टाओका और बाकी सबको स्नीक पास्ट करता है। गेट पर पहुंचकर वो एयर वॉकिंग स्किल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। स्टार्टल होकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दीवार से टकरा जाता है। सीरियसली हर्ट हो जाता है। वो उन्हें पहचान लेता है कि ये क्लास की जॉक गर्ल्स हैं, मगर नोटिस करता है कि एक मिसिंग है। स्किल यूज करके जब वो उसे ढूंढता है तो देखता है कि वो पब्लिक में आउटफिट्स ट्राई करने के लिए कपड़े बदल रही है। सब उसे रोकने दौड़ते हैं, लेकिन वो हारुका की अर्जेंसी को क्रूअल्टी समझ लेती है और रोने लगती है। हारुका ऑकवर्डली उसे कॉम्प्लीमेंट करता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए और इस तरह उसकी पहली एस्केप अटेम्प्ट पूरी तरह फेल हो जाती है। अगले दिन लड़कियां अपना फर्स्ट ऑफिशियल क्वेस्ट लेने निकल जाती हैं और हारुका इनमें अकेला रह जाता है। मौका देखकर वो फिर ट्राई करता है। इनविजिबिलिटी क्लोक पहनकर वो गार्ड्स को इजीली क्रॉस कर लेता है और ओपन वर्ल्ड में निकल पड़ता है।
फ्रीडम का टेस्ट स्वीट लगता है। वो जंगल के हाइड आउट की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसे कैरेज बैंडिट से एम्बुश्ड दिखती है। इंस्टिंक्ट उसे इंटरवीन करने पर मजबूर कर देता है। वो अचानक आए स्ट्राइक से बचता है और फायर केन से काउंटर करता है, बैंडिट्स को स्टन करते हुए। वो उसके लो लेवल और जॉबलेस स्टेटस पर हंसते हैं, लेकिन हारुका उनके ओवरपावर्ड वेपन स्किल्स की वीकनेसेस नोटिस कर लेता है। उनका फायदा उठाकर वो लगातार डॉज करता रहता है और आखिरकार बैंडिट्स एग्जॉशन से गिर पड़ते हैं। अटैक कैरेज से बाहर निकलती है मिरियल, एक नोबल वुमेन जो हारुका को बचाने के लिए थैंक करती है, लेकिन ये भी पॉइंट आउट करती है कि उसने बैंडिट्स को डायरेक्टली हराया नहीं था। हारुका अपना इंट्रोडक्शन देता है और मिरियल रिवील करती है कि वो लोकल लॉर्ड की बेटी है। किसी और एम्बुश के डर से वो उसे एस्कॉर्ट करने की रिक्वेस्ट करती है, बदले में रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस करते हुए, और हारुका थोड़ी हेजिटेशन के बाद अग्री कर जाता है। राइड के दौरान मिरियल उससे पूछती है कि वो कहाँ से आया है, और हारुका कैजुअली बोल देता है कि वो किसी डॉग वाटर टाउन से है जहाँ उसे एडवेंचर करने की फ्रीडम नहीं मिलती थी, और वहाँ का लॉर्ड शायद कोई मोटा सा गंजा बूढ़ा आदमी होगा जो टाउन प्रॉपरली चला ही नहीं सकता। लेकिन तभी मिरियल अचानक रोने लगती है और एडमिट करती है कि वही उस बम लॉर्ड की बेटी है। हॉरिफाइड होकर हारुका रियलाइज करता है कि उसकी दूसरी एस्केप अटेम्प्ट उसे सीधे वापस अमुई ले आई है। उधर दूसरी तरफ टेंशंस बढ़ चुकी हैं। बुलीज और जॉक्स आपस में भिड़ जाते हैं। बुलीज उन्हें रास्ते से हटने की वार्निंग देते हैं क्योंकि उनका टारगेट क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जॉक्स पीछे हटने से मना कर देते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही बुली लीडर अटैक करने वाला होता है, एक शैडोई फिगर अचानक सामने आता है और उसकी पीठ में ब्लेड घोंप लेता है। अपने लीडर को पीछे से स्टैब्ड होते और स्विस चीज बनते देखकर बाकी बुलीज उस मिस्टीरियस आदमी पर टूट पड़ते हैं, मगर वो भी पल भर में आसानी से गिरा दिए जाते हैं। जॉक्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें भी इंस्टेंटली पकड़ लेता है। जब आखिरकार वो उसका चेहरा देखते हैं तो शॉक में जम जाते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा है जिसे वो पहचानते हैं। इधर हारुका को प्रिंसेस मिरियल वापस अमुई ले आती है उसकी फील्ड स्क्रिप्ट के बाद। अंदर पहुंचकर वो लॉर्ड्स मैंशन की ग्रैंडर और उसके परिवार की हिस्ट्री देखकर हैरान रह जाता है। इम्प्रेस्ड होने के बावजूद उसे अपनी पीसफुल क्वाइट केव और अपना मैंशन याद आता है और वो चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, मगर मिरियल उसे रोक लेती है। वो उससे कन्फ्रंट करती है कि वो क्यों जाना चाहता है और इंसिस्ट करती है कि बैंडिट से बचाने के बदले वो उसकी प्रॉपर खातिरदारी करना चाहती है। डिनर टेबल पर हारुका फीस्ट देखकर ऑलमोस्ट टर्न रह जाता है। चारों तरफ सिर्फ मीट ही मीट होता है। खाते खाते मिरियल उसे रिवॉर्ड देती है, कैश से भरा बैग और एक टाउन पास, जिससे वो फ्रीली आ जा सके क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मिरियल नोटिस करती है कि हारुका का ध्यान न तो उस पर है न रिवॉर्ड्स पर, बस मीट पर टिका हुआ है, और वो थोड़ा सैड हो जाती है ये सोचकर कि उसने उसके लिए अपनी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी। अगले दिन हारुका गर्ल से कैजुअली बोल देता है कि उसे कल लॉर्ड्स मैंशन में इनवाइट किया गया था, और जब वो पूछती है क्यों, तो वो श्रक करके कह देता है कि कोई खास वजह नहीं, बस क्योंकि वो बहुत बड़ा चैड है। असल में वो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसका प्लान है कि बिना बताए अमुई से निकल जाए। गर्ल्स अपना क्वेस्ट शुरू करने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन जाने से पहले ताउका हारुका को रोक लेती है, फर्मली बोलते हुए कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगी क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। लेकिन जैसे ही लड़कियां होटल से बाहर निकलती हैं, हारुका को एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। आज वो दिन है जब वो फाइनली एस्केप करेगा। वो ताउका के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें बता देता है कि वो कहां जा रहा है, और फिर गेट की तरफ बढ़ता है, गार्ड को प्राउडली अपना टाउन पास दिखाते हुए। बाहर निकलते ही वो सीधे फॉरेस्ट की ओर चल पड़ता है, रास्ते में किसी बैंडिट एम्बुश की बिल्कुल चिंता किए बिना। कई घंटों की वॉकिंग के बाद हारुका को पहचान हो जाती है कि वो अपने केव के पास पहुंच चुका है, वही रिवर जहां वो मछली पकड़ता था। आसपास स्पॉन होते वीक गॉब्लिन्स और कोबोल्स, और सरप्राइज में एक अगली सा ऑर्क भी दिख जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है, क्योंकि ऑक्स आमतौर पर फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने फायर केन से उसे इजीली हरा देता है। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं। दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं ये नर्ड्स या जॉक्स का तो नहीं। वो तुरंत ट्रैकिंग स्किल यूज करता है और ट्रेल फॉलो करता है। आखिरकार उसे जॉक्स मिलते हैं, बुरी तरह घायल, खून बहने से ऑलमोस्ट मरने की हालत में। हारुका बिना वक्त गवाए मशरूम से बने हीलिंग पोशंस उन पर डालता है, उन्हें मरने देने से इनकार करते हुए। थोड़ी देर बाद जॉक्स होश में आते हैं और उनका लीडर सबसे पहले लड़कियों के बारे में पूछता है। हारुका उन्हें अश्योर करता है कि लड़कियां टाउन में सेफ और खुश है, सब कुछ उनकी प्रोटेक्शन की वजह से ही हुआ है। फिर जॉक्स बताते हैं कि बुलीज मर चुके हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि बुलीज और जॉक्स दोनों को एक ऐसे आदमी ने हराया था जो स्ट्रेंथ, ब्रेन और पावर तीनों में उनसे कहीं आगे था। हारुओमी रियलाइज करता है कि वो आदमी ताउका के पीछे है क्योंकि उसके पास हाईजैक स्किल है। ये सुनकर हारुका चौंक जाता है। उसे लगा था कि इस खास स्किल के बारे में सिर्फ नर्ड्स और वो खुद जानते हैं। जॉक्स उसे ऑफर करते हैं कि वो उस मिस्टीरियस आदमी से लड़ने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन हारुका मना कर देता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो अकेले ही लड़ेगा क्योंकि उसका बस एक ही सपना है, अकेले और शांति से जीना, भले ही उसे पता हो कि उनकी हेल्प काम आ सकती थी। वो अंदाजा लगाता है कि वो आदमी ब्लड ट्रेल फॉलो करेगा, मतलब उसे फेस करना ही पड़ेगा। ताउका की चिंता करते हुए वो जॉक्स को आदेश देता है कि टाउन लौटकर उसे और बाकी लड़कियों को प्रोटेक्ट करे।
उनके जाने के बाद हारुका को फिर से वही अकेलेपन वाला थ्रिल महसूस होता है जैसे शुरुआत में था, लेकिन उसे पता है कि उस मिस्ट्री मैन से भिड़ने से पहले उसे ट्रेनिंग और लेवलिंग करनी ही होगी। मिडनाइट में हारुका गॉब्लिन्स पर अपनी मैजिक प्रैक्टिस करता है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है, जिससे उसे शक होता है क्योंकि उनका लेवल उससे ज्यादा था। खुद को और टेस्ट करने ही वाला होता है कि एक गॉब्लिन किंग सामने आ जाता है और अटैक कर देता है। हारुका उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जानता है कि उसे हराना पड़ेगा। गॉब्लिन किंग ऑलमोस्ट उसे ओवरपावर कर देता है, मगर हारुका अपने केन पर कई एबिलिटीज इंचांट करता है और उसे बीच से तोड़ देता है। हैरान होकर कि उसकी सपोजिडली यूजलेस स्किल्स असल में कितनी पावरफुल है, तभी पीछे से एक और लंबा क्रीचर प्रकट होता है, गॉब्लिन एम्परर लेवल 50 का। हारुका समझ जाता है कि लेवल 9 होने के कारण वो सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादा ऑप्शंस ना होने पर वो अपनी सारी वीक स्किल्स को कंबाइन करके केन को फिर से एन्चांट करता है और नई एबिलिटी सीख लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त एक्सचेंज होता है। हारुका गॉब्लिन एम्परर को हिट करता है, लेकिन वो गिरता नहीं। एम्परर खुद को हील करता है, हारुका को स्क्रैच कर देता है और वेपन स्किल्स से ऑलमोस्ट उसे खत्म कर देता है। लेकिन हारुका हार मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उस पर डिपेंड कर रहे हैं। वो सनराइज तक लड़ता रहता है और आखिरकार गॉब्लिन एम्परर को हरा देता है। लेवल 11 पर पहुंचकर वो खुद को सेलिब्रेट करता है। अपने केव लौटकर वो कैरेक्टर इन्फो चेक करता है। ग्रोथ देखकर राहत महसूस करता है। फिर भी उसे पता है कि वो अभी भी गॉब्लिन एम्परर से कमजोर था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मिस्ट्री मैन आने से पहले उसे और भी हार्ड ट्रेन करना होगा। शाम को जब वो केव में घुसने ही वाला होता है, उसे पास में एक क्लोक्ड फिगर दिखाई देता है। वो आवाज लगाता है और आदमी सामने आता है, जो निकलता है नर्ड तनाका। वो कन्फेस करता है कि उसी ने सब ऑर्केस्ट्रेट किया था, पुलिस को मैनिपुलेट करके क्लास को तोड़ना, केओस फैलाना, और डिसअपॉइंटमेंट जताता है कि जॉक्स उसे यहां ले आए टाउका की जगह। अब वो टाउका के पीछे जाना चाहता है, लेकिन हारुका उसके सामने खड़ा हो जाता है, बोलते हुए कि वो एक लोनर है, लेकिन अब उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है। इंट्रीग्ड होकर तनाका उससे फाइट करने का फैसला करता है, क्योंकि वो पहले ही बाकी सबको हरा चुका है। इधर अमुई में लड़कियां हारुका को ढूंढ रही होती हैं, वरिड। कोई तनाका को कंफर्ट करता है, कहते हुए कि हारुका अकेले भी खुद को संभाल सकता है और उसका लेटर प्रूफ है कि वो जॉक्स को ढूंढने गया था। अगले दिन जब लड़कियां जेमस्टोन्स की क्वेस्ट से लौटती हैं, तो टाउन में हारुओमी और बाकी जॉक्स को देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। टाउका तुरंत समझ जाती है, अगर वो यहाँ है तो हारुका पूरी तरह अकेला है। हारुओमी बताता है कि हारुका खुद उन्हें फॉरेस्ट में ढूंढ कर लाया था और अब उन्हीं की खातिर लड़ रहा है। टाउका और लड़कियां इंटरवीन करना चाहती हैं, लेकिन हारुओमी रोक देता है, कहते हुए कि हारुका ने खुद प्रॉमिस किया है कि वो तनाका को अकेले हराएगा और उन्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए। फॉरेस्ट में वापस हारुका के केन की तरफ इशारा होते देख तनाका खुद को इंसल्टेड और ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है। वो एडमिट करता है कि व्हाइट वॉइड रूम में जितनी लेफ्ट ओवर स्किल्स थीं, उन्हें यूजलेस बनाने का इंतजाम उसी ने किया था, और अब वो टेस्ट करना चाहता है कि हारुका की सो कॉल्ड बेकार एबिलिटीज उसके सामने टिक भी पाएंगी या नहीं। तनाका अपनी पावर्स अनलीश करता है। हारुका डिफेंड करने ही वाला होता है कि तनाका अपना ट्वीक स्किल एक्टिवेट करता है, उसे कमजोर करने के लिए। हारुका अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन महसूस करता है कि उसका बॉडी स्लो और वीक हो रहा है। तनाका एलिमेंटल अटैक्स फॉलो अप करता है, मगर हारुका उन्हें भी बचा लेता है। उसकी सपोजिडली वर्थलेस रेपुटेशन के बावजूद तनाका इंप्रेस्ड हो जाता है और मान लेता है कि उसे हारुका पर रिस्पेक्ट होने लगा है। हारुका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता है और तनाका पूछता है कि उसे कब से शक था। हारुका जवाब देता है कि शुरू से ही, क्योंकि तनाका जैसे नर्ड का पुलिस के साथ होना कभी सेंस नहीं बना था। तनाका हंसते हुए कहता है कि वो शुरुआत से प्लॉट कर रहा था। जब किसी ने हाईजैक स्किल ली, उसने ट्वीक चुना, एक पावर जिससे वो दूसरों को सटली मैनिपुलेट कर सकता है। बात करते करते वो हारुका को एलिमेंटल ट्रैप में फंसा देता है और फिर उसकी छाती की तरफ ब्लेजिंग बीम फायर करता है, आसान जीत की उम्मीद से। लेकिन वो तब शॉक हो जाता है जब देखता है कि हारुका फ्लेम्स को बिल्कुल आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है, वही मिसलटो ट्विग यूज करके जो उसने टाउन में मैजिकल आइटम्स खरीदते वक्त तोड़ दी थी। मौका देखते ही हारुका काउंटर अटैक करता है, मगर तनाका तलवार से उसे ब्लॉक कर देता है और ताना मारता है कि उसे लगा था वो सच में जीत सकता है। तनाका अब गिलगमेश और एर्जा स्कारलेट का कॉम्बो बन जाता है, अपनी पॉकेट से ढेर सारे वेपन्स निकालते हुए। ये देखकर हारुका का दिल धक धक करने लगता है। तनाका ब्लेड्स की पूरी बारिश कर देता है, हारुका को जमीन पर गिरा देता है। कॉर्नर्ड होने के बावजूद हारुका हार मानने से मना कर देता है। वो उठता है, तनाका की एबिलिटीज एनालाइज करता है और उसे कन्फ्रंट करता है उस कॉपीकैट स्किल के बारे में जो विक्टिम से पावर्स चुरा लेती है। तनाका इंप्रेस होकर मान लेता है कि वो टाउका की हाईजैक स्किल कॉपी करने वाला था, उसे हराकर बाकी क्लासमेट्स को खत्म करके खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए। तनाका की ओवरवेलमिंग एज देखकर और खुद को थका महसूस करते हुए हारुका फेक सरेंडर करता है। जैसे ही तनाका उसे स्टैप करने आगे बढ़ता है, हारुका डॉज करता है और बोल देता है कि वो ऑलरेडी 10 कदम आगे है। उसकी कमजोरी बस एक एक्ट थी तनाका की लिमिट्स जानने के लिए। वो समझाता है कि कॉपीकैट की स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं। तनाका को यकीन नहीं होता कि हारुका जैसा लूजर उसे आउटस्मार्ट कर सकता है। हारुका दबाव बढ़ाता है, तनाका को पीटते पीटते जमीन पर गिरा देता है, फिर भी वो रुक जाता है।
उसे महसूस होता है कि टनाका के पास अभी भी कोई हिडन एस है। टनाका स्मर्क करता है और बोलता है कि उसकी अल्टीमेट स्किल बाकी सबसे ऊपर है। वो लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और हारुका उसे पहले डिसमिस कर देता है जब तक टनाका सच रिवील नहीं करता। उसकी अल्टीमेट स्किल है इंस्टेंट डेथ। हारुका की सोल खिंच जाती है और टनाका हंसते हुए उसके सिर पर पैर रख देता है। वो जाने लगता है, तभी रुक जाता है स्टंड जब मरने के बाद भी हारुका की आवाज उसे पुकारती है। हारुका खड़ा हो जाता है, टनाका को मॉक करते हुए बताता है कि जिन वर्थलेस स्किल्स का उसने मजाक उड़ाया वही उसे बचा गई। उसकी वेलबींग स्किल जो हर डीबफ न्यूट्रलाइज कर देती है, इंस्टेंट डेथ तक को, उसकी मैक्स्ड आउट लक जो हर बार ऑड्स उसके फेवर में मोड़ देती है, और उसकी डमी स्किल जो उसे ऐसा पपेट बना देती है जिस पर ट्वीक काम ही नहीं करता। गुस्से से भरा टनाका फिर हमला करता है, लेकिन हारुका हर स्ट्राइक ब्लॉक और डॉज कर देता है। थका चुका हारुका फ्यूरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि इसे यहीं खत्म करना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, टनाका लॉन्ग रेंज कंट्रोल स्किल से पीछे से स्टैप कर देता है और फिर से गिरा देता है, मगर हारुका हार मानने से इनकार करता है। उसका बॉडी ग्लो करने लगता है, वो सब कुछ अनलीश कर देता है। टनाका वो ऐसे पीटता है कि डर से वो कांपने लगता है। फाइनल ब्लो देने से पहले हारुका बोलता है कि इस दुनिया में हर कोई सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है, बस टनाका को छोड़कर, और जिन स्किल्स का उसने मजाक उड़ाया वही आज उसकी डाउनफॉल बन गई। हारुका अपनी खुद की बनाई हुई स्किल एक्टिवेट करता है, टनाका को फाइनली हरा देता है और थकते हुए वहां से चल देता है। डमी स्किल फेड होने लगती है और उसे एहसास होता है कि बस एक मिस्टेक उसकी जान ले सकती थी। टाओका और बाकी सब के बारे में सोचते हुए वो गिर पड़ता है, पता नहीं वो फिर उठेगा भी या नहीं। उसी पल नर्ड्स पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं। देर से आने के लिए अपोलोजाइज करते हैं और उसे उठाकर टाउन की तरफ ले जाते हैं। बताते हैं कि लौटने पर उन्होंने क्लासमेट्स को हारुका को लेकर बेहद वरीड देखा, इसलिए सर्च पर निकल पड़े। एक और दिन लोनर बनकर बच जाने पर राहत महसूस करते हुए हारुका टाउन लौटता है और क्लासमेट्स उसे वार्मली वेलकम करते हैं। अटेंशन से कंफ्यूज हुआ वो ऑकवर्डली चीयर्स एक्सेप्ट करता है। तभी हारू ओमी उसे हाई फाइव करता है और एक नई ब्रोमैंस शुरू हो जाती है। इधर गैल्स नर्ड से माफी मांगती है, कैंप पे उन पर ब्लेम डालने और बुरा बिहेव करने के लिए, मानते हुए कि क्लास के सर्वाइव करने की असली वजह वही थे। पूरी क्लास रीयूनाइट होती है और हारुका सोचता है कि शायद अब वो फिर से अपने अकेलेपन वाली जिंदगी में लौट सकता है। सब उसके बिना भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन टाओका रास्ता रोक लेती है गुस्से में। बोलती है कि वो और लड़कियां उसे ठीक से डांटेंगी क्योंकि वो फिर भागने वाला था। राहत और इमोशन में वो उसे कसकर हक कर लेती है। एडमिट करती है कि वो उसे हमेशा के लिए खो देने से डर गई थी। हारुका सरप्राइज हो जाता है और समझ जाता है कि वो सच में उसके लिए वरीड थी। टाओका कहती है कि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो उसे और बाकी लड़कियों को छोड़ देगा। हारुका समझ जाता है कि उसने फिर से उसे रुला दिया और माफी मांगता है, मगर इस बार आंसू खुशी के होते क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और क्लासमेट्स को खुश किया। अगली सुबह हारुका एक अजीब सपना दिखता है। एक लोनली स्केलेटन मास्क्ड वुमन डार्क डंजन में किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो कभी आने वाला नहीं। वो झटके से उठता है, उस विजन को झटक देता है और टाउन गिल्ड की तरफ जाता है जहां नर्ड्स अब फुल फ्लेजेड एडवेंचरर्स बन चुके होते हैं। वो एक्साइटेड होकर बताते हैं कि वो एक और डंजन एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं, एक रेयर आइटम ढूंढने जो लोगों की सोच बदल सके और उनका स्टेटस बढ़ा सके। हारुका उन्हें वैलिडेशन चेस करने के लिए टीज करता है और वो भी उसे वापस चढ़ाते हुए निकल जाते हैं। जाते जाते हारुका नोटिस करता है कि अब वो सच में एडवेंचरर्स जैसे लगते हैं। टनाका के हारने और नर्ड्स के तैयार होने के बाद उसे लगता है कि टाउन में उसका रोल कम होता जा रहा है। वो फिर से अपने पुराने केव में लौटने, लोनर बनने का सोचने लगता है, लेकिन जैसे ही स्लिप अवे करने का ख्याल आता है, टाओका फिर रोक लेती है। गुस्से में स्कोल्ड करती है कि वो एक और एस्केप ट्राई कर रहा था। वो वार्न करती है कि पब्लिक लेक्चर से कुछ नहीं सीखा तो अब प्राइवेट वन देगी, जो उसे काफी अनसेटलिंग लगती है। हारुका तुरंत रेकलेस बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है और टाओका से रेयर सा स्माइल निकल आता है। हारुका के लिए हालांकि ये मोमेंट बिल्कुल भी कंफर्टिंग नहीं था। वो सोचता है कि टाओका उसे तनाका से भी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है। आखिर उसने तो उसे छोटे छोटे डाइसेस में काट देने की धमकी दी थी। उलझा हुआ हारुका ये सोचने लगता है कि टाउन लाइफ से कैसे निकले बिना टाओका का दिल तोड़े। तभी उसे नर्ड्स की बात याद आती है, उस रेयर डंजन आइटम की जो किसी इंसान की परसीव्ड वैल्यू ही बदल सकती है। ये आइडिया उसके अंदर एक नया रिजॉल्व जगा देता है। अगर वो आइटम पा गया तो कोई उसे फिर लेक्चर नहीं देगा, न स्कोल्ड करेगा। इधर अमुई के लॉर्ड मैंशन में मिरियल अपने पिता को चाय परोस रही होती है। परेशान होकर पूछती है कि वो आराम क्यों नहीं कर रहे। लॉर्ड समझाते हैं कि अमुई फ्रंटियर टाउन है और हाल ही में मॉन्स्टर अटैक्स बढ़ गए हैं, जिस वजह से मर्चेंट ट्रैफिक कम होता जा रहा है। रूलर होने के नाते उन्हें जल्द ही कोई सोल्यूशन निकालना होगा, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। अचानक एक डंजन गार्ड कमरे में घुस आता है, अनाउंस करता है कि मॉन्स्टर्स का बड़ा झुंड टाउन की तरफ बढ़ रहा है। मिरियल तुरंत एडवेंचरर गिल्ड की ओर निकल पड़ती है ताकि सबको वार्न कर सके। गिल्ड में हलचल मच जाती है। एडवेंचरर्स गेट्स की तरफ रश करने लगते हैं, बैटल के लिए प्रिपेयर करते हुए। मगर टाओका सारी तैयारी गिल्ड मास्टर पर छोड़ देती है और सीधा अपनी सबसे बड़ी चिंता हारुका को देखने निकल पड़ती है। उसी वक्त हारुका ऑलरेडी नियरेस्ट डंजन की रोड पर होता है। रास्ते में उसे ऑक्स का एक ग्रुप मिल जाता है। वो इसे वार्म अप समझकर छोटे मोटे ऑक्स को आसानी से हरा देता है, फिर उनके लीडर और किंग से भिड़ता है।
शुरू में उसका फायर केन ज्यादा असर नहीं दिखाता, मगर हारुका लगातार अटैक्स करता रहता है जब तक वो बीस्ट गिर नहीं जाता। ऑग का अचानक यहाँ आना उसे अजीब लगता है, मगर वो ज्यादा सोचने की बजाय डंजन की तरफ बढ़ जाता है। डंजन पहुंचते ही वो अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक पहनता है ताकि गार्ड्स को बाईपास कर सके। अंदर जाते ही भारी सफोकेटिंग सा एटमॉस्फेयर उसे दबाने लगता है, मगर वो आगे बढ़ता रहता है, रेयर आइटम ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड। रास्ते में कई ट्रेजर चेस्ट्स खोलता है और हर बार बस यूजलेस जंक निकलता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे एहसास होता है कि उसे डंजन मैकेनिक्स की हार्डली कोई नॉलेज है। तभी उसे याद आता है कि लोकल शॉप मर्चेंट अक्सर रेयर डंजन आइटम्स बेचता है। डिसइल्यूजन्ड होकर वो डंजन छोड़कर टाउन लौटने का फैसला करता है। टाउन गेट्स पर एडवेंचरर्स टेंस खड़े होते हैं, मिरियल की रिपोर्ट के बाद और होड़ का इंतजार करते हुए। स्मोक में से एक अकेला फिगर निकलता है। वेपन्स रेडी हो जाते हैं और फिर सब देखते हैं, वो तो आधा सोया सा हारुका है। टाउका तुरंत उसे पकड़ लेती है, पूछती है कि वो कहाँ था और वार्न करती है कि ऑक्स किसी भी पल आ सकते हैं। हारुका कैजुअली बोल देता है कि वो उन्हें ऑलरेडी वैकमोल की तरह निपटा चुका है। यह सुनकर लड़कियां और एडवेंचरर्स दोनों भड़क जाते हैं। थोड़ी देर बाद हारुका को गिल्ड बुलाया जाता है। मिरियल और गिल्ड मास्टर उसे थैंक्स भी देते हैं और साथ में स्ट्रिक्ट वार्निंग भी। वो उसे रेकलेस डंजन क्रॉलिंग और मॉन्स्टर स्टैम्पीड के खतरे के बारे में लेक्चर देते हैं। दोनों उससे प्रॉमिस करवाते हैं कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। थोड़ी रिलेक्टेंस के साथ हारुका मान जाता है। उस रात अपने रूम में वो बिटरली सोचता है, अब तो रेक्लूज बनकर रहने का सपना और दूर जा रहा है। मिरियल और गिल्ड मास्टर तक उसकी सेफ्टी की चिंता करने लगे हैं। वो कंक्लूड करता है कि अगर रेयर आइटम चाहिए तो जल्दी एक्ट करना होगा। अगली सुबह वो शॉप मर्चेंट के पास जाता है। मर्चेंट बताता है कि जिस आइटम की वो तलाश कर रहा है वो है फेरोमोन रिंग, एक आर्टिफैक्ट जो अफिनिटी और वैल्यू बढ़ा देता है। उसे पाने के लिए हारुका को डंजन के 50th फ्लोर तक जाना होगा, हर लेवल का बॉस हराकर। मर्चेंट वार्न करता है कि डंजन 100 फ्लोर्स तक जाता है, इसलिए रिकवरी पोशन स्टॉक करने और पूरी तैयारी करने की सलाह देता है। उन्हें पता नहीं होता कि नर्ड्स उनकी बात सुन रहे हैं। बाद में होटल में नर्ड्स ये सब टाओका और लड़कियों को बता देते हैं। टाओका फ्यूरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि हारुका को रोका जाएगा। लड़कियां भी कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो जाती हैं। जब हारुका फिर डंजन की तरफ जाता है, टाओका और बाकी उसे रोक लेते हैं। वो उससे सच पूछती है। हारुका झूठ बोलता है कि वो सोलोमन रिंग ढूंढ रहा है जो जानवरों से बात करने देता है। लड़कियां इमीडिएटली समझ जाती हैं कि वो झूठ बोल रहा है। हारुका भागकर डंजन में घुस जाता है और वो सब उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं, जबकि गार्ड्स क्राउड के कारण कुछ नहीं कर पाते। अंदर हारुका आगे आगे भागता है, डिटरमिन्ड की रिंग सबसे पहले वही पाए। टाओका ट्रैप्स को लेकर कॉशन करती रहती है, मगर वो एरोगेंस में बोल देता है कि उसकी मैक्स्ड आउट लक ही प्लॉट आर्मर है। अगले ही पल ट्रैप ट्रिगर हो जाता है। फ्लोर उसके नीचे से टूट जाती है। टाओका उसका हाथ पकड़ने को झपटती है, मगर ग्रिप छूट जाता है और हारुका नीचे गिरता चला जाता है। गिरते गिरते वो जल्दी से स्किल एक्टिवेट करता है, नीचे की जमीन को बाउंसी बना देता है और मौत से बच जाता है। हक्का बक्का होकर वो समझता है कि वो नोन फ्लोर्स के नीचे किसी हिडन सब लेवल में आ गया है। एयर वॉकिंग से निकलने की कोशिश फेल हो जाती है, मगर डंजन उसे नए स्किल्स देता है, ट्रैप स्कैनिंग और स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे। एक नैरो कॉरिडोर फॉलो करते हुए हवा थिन होने लगती है। फिर एक दरवाजा खोलते ही तेज हवा का ब्लास्ट आता है। सामने डंजन एम्परर खुद खड़ा होता है। उधर टाओका और बाकी उसे बचाने के लिए डंजन में उतरने की कोशिश करते हैं, मगर एक पोर्टल उन्हें वापस एंट्रेंस पर फेंक देता है। नर्ड्स बताते हैं कि हारुका नोन फ्लोर से नीचे गिर गया है, डंजन एम्परर के इलाके में। वो ओल्डेस्ट डंजन्स का फाइनल बॉस माना जाता है। पैनिक फैल जाती है, मगर चिका सबको याद दिलाती है कि कितनी बार हारुका ने उन्हें बचाया है। इंस्पायर्ड होकर सब डिसाइड करते हैं कि कोई रास्ता निकालेंगे। नीचे डेप्थ्स में हारुका डंजन एम्परर स्कैन करता है। उसकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन अननोन रहती है, डरावना, मगर फिर भी वो चार्ज कर देता है डबल अटैक के साथ। एम्परर एफर्टलेसली डिफ्लेक्ट कर देता है, हाइपरसोनिक स्पीड से मूव करते हुए। चैलेंज उसे डराने की बजाय और इग्नाइट कर देता है। हारुका मन में ठान लेता है, चाहे जो हो वो डंजन एम्परर को हरा कर रहेगा। इधर लॉर्ड पैलेस में मेरियल फिर अपने पिता को चाय देती है और कहती है कि उसे लगता है आने वाला खतरा सिर्फ ऑक्स से कहीं ज्यादा बड़ा है। लॉर्ड उसे एडवाइस करते हैं कि इमरजेंसी में एडवेंचरर गिल्ड से तुरंत कांटेक्ट करे, क्योंकि हालात अब एस्केलेट होने वाले हैं। मिरियल गिल्ड जाकर गिल्ड मास्टर को बढ़ती मॉन्स्टर एक्टिविटी की खबर दे देती है। गिल्ड मास्टर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए मेंटली रेडी था, लेकिन उसे डंजन की सिक्योरिटी का टेंशन खाए जा रहा था, क्योंकि वहां सिर्फ एक अनरिलायबल गार्ड था जिस पर झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने का शक था। गेडेक और बाकी लोग खुद डंजन गार्ड करने के लिए वॉलंटियर कर देते हैं। इसी बीच गिल्ड मास्टर बड़बड़ाता है कि वो वियर्ड बॉय और उसके दोस्त कहाँ हैं, यानी हारुका, टाओका और बाकी। और ये सुनकर मिरियल को हल्की बेचैनी होने लगती है। डंजन के अंदर हारुका अपना दिमाग घुमा रहा होता है कि डंजन एम्परर को कैसे हराए, क्योंकि ऐसा मॉन्स्टर उसने कभी फेस नहीं किया।
उसकी हाइपरसोनिक स्पीड को मैच करने के लिए वो अपनी स्पीड स्किल को पुश करता है और लगातार अटैक्स लॉन्च करता है। फिर भी वो पूरी तरह पेस नहीं पकड़ पाता। डंजन एम्परर उससे ब्लेड्स ऐसे क्लैश करता है जैसे कोई जोरो हो। अचानक हरुका को खुद का एक विजन दिखता है जहां उसे स्टैप किया जा रहा है, लेकिन वो ठीक वक्त पर बच जाता है। ये सब उसके कॉन्टैक्ट लेंस स्किल की वजह से होता है, जो उसे फ्यूजर की छोटी सी ग्लिम्स देता है। इस फोरसाइट को अपनी बूस्टेड स्पीड के साथ कंबाइन करके हरुका ठान लेता है कि अब एक भी मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि एक स्लिप उसकी जान ले सकती है। वो रिलेंटलेस तरीके से स्लैशिंग करता रहता है, लेकिन लंबी फाइट में उसकी स्टैमिना गिरने लगती है और वहीं डंजन एम्परर को ओपनिंग मिल जाती है। मगर तभी हरुका नोटिस करता है कि बाकी ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स की तरह ये बॉस सच में उसे मारना नहीं चाहता। उसे लगता है कि ये एरोगेंट सीक्रेट बॉस डरने से ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। वो फिर से गैप ढूंढता है, लेकिन एक बार और एम्परर की स्वॉर्ड उसके गले तक आ जाती है। फिर भी फाइनल ब्लो नहीं आता। यहीं हरुका को समझ में आता है कि डंजन एम्परर किसी डार्क फोर्स के कंट्रोल में है, जो उसे लड़ने पर मजबूर कर रही है। वो अपना कीन इस्तेमाल करके उस डार्कनेस को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, जिससे वो शक्ति कमजोर होने लगती है। मौका मिलते ही हरुका पूरी करप्शन ड्रेन कर देता है और एम्परर को उस इटर्नल कर्स से फ्री कर देता है। वो उसकी लिबरेशन डिक्लेयर करता है और डंजन एम्परर अपनी तलवार गिरा देता है, जैसे वो खुद हारना चाहता था। लेकिन तभी डार्कनेस दोबारा मैनिफेस्ट होती है, उसकी स्केलेटल बॉडी में घुस जाती है। हरुका समझ जाता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, मगर उसे खत्म करने की जगह वो उस क्रीचर को गले लगा लेता है, क्योंकि उसकी लोनलीनेस उसे अपनी जैसी लगती है। अनजाने में उसकी सर्विट्यूड स्किल एक्टिवेट हो जाती है। डार्कनेस पूरी तरह डिस्पेल हो जाती है और डंजन एम्परर उसका नया स्लेव बन जाता है। उसे खुद नहीं पता कि स्किल ऑन ऑफ कैसे होती है, लेकिन उसे राहत मिलती है कि वो कर्स से फ्री हो चुका है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है, उसका लेवल रीसेट होकर 1 हो जाता है, सर्विट्यूड बॉन्ड का साइन। हरुका को पता चलता है कि डंजन एम्परर असल में एक औरत है जिसका नाम एंजेलिका है। तुरंत उसे ताउका का रिएक्शन सोचकर टेंशन होती है, मगर ये जानकर थोड़ी राहत मिलती है कि एंजेलिका स्केलेटन है। वो उससे बात करने ही वाला होता है कि पास का एक दरवाजा खोलते ही उसे ओरिजिनल 100th फ्लोर बॉस दिखता है, एक लिविंग आर्मर। एंजेलिका और उस आर्मर को कंपेयर करते हुए वो नोटिस करता है कि एक उसे मारना चाहता है और दूसरा रिलीज चाहता था। अर्थ स्किल से वो सीलिंग कोलैप्स करता है और एयर वॉक करते हुए ऊपर जाता है, जहां 99th फ्लोर के बॉसेस 2 मिनटोर सामने आ जाते हैं। गुस्से में मिनटोर्स ऊपर जंप करते हैं और गलती से 100th फ्लोर में क्रैश होकर खुद भी और लिविंग आर्मर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हरुका और एंजेलिका एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं। फिर हरुका कैजुअली आउटकम एक्सेप्ट कर लेता है और इसे विक्ट्री मान लेता है। एंजेलिका लिविंग आर्मर के टुकड़ों की तरफ इशारा करती है। वो उसे पहनना चाहती है। आर्मर पहले बहुत बड़ा लगता है, फिर अचानक उसके बॉडी के हिसाब से परफेक्टली फिट हो जाता है। हरुका अप्रेजल करता है और शॉक हो जाता है, आर्मर कर्स्ड है। एंजेलिका गुस्से में उस पर झपटती है और हरुका को पूरा ताउका वाइब आ जाती है। उधर ताउका और बाकी 50th फ्लोर पर रुके हुए होते हैं, मजाक मजाक में इमेजिन कर रहे होते हैं कि रेस्क्यू होने पर हरुका क्या बोलेगा। लेकिन नेक्स्ट चेंबर खुलते ही उनकी हंसी रुक जाती है। सामने एक मैसिव साइक्लॉस होता है, 1 आंख और 4 आर्म्स वाला मॉन्स्टर, और सब घबरा जाते हैं। इधर हरुका और एंजेलिका 98th फ्लोर पहुंचते हैं, जहां एक लिच खड़ा होता है। अप्रेजल से पता चलता है कि वो फिजिकल और नॉर्मल मैजिक दोनों से इम्यून है। हरुका कॉर्नर हो जाता है। सीलिंग गिराने के बारे में सोचते सोचते उसे याद आता है कि उसका केन जिसने एम्परर को प्यूरिफाई किया था शायद काम करे। एक डिसाइसिव स्ट्राइक और लिच आसानी से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फ्लोर पर वेनम मॉथ्स का झुंड मिलता है। हरुका ब्लेजिंग और बनाता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है, माना भरता है और बूम, पूरा स्वॉर्म वाइट आउट। ऊपर बढ़ते बढ़ते अचानक उसके चेहरे पर स्टिकी थ्रेड चिपक जाती है। बॉसेस जाइंट कैटरपिलर्स निकलते हैं। अर्थ मैजिक से वो सिलेंड्रिकल ट्रैप बनाता है और उन्हें एफर्टलेसली खत्म कर देता है। 95th फ्लोर पर एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। जमीन पर स्वॉर्ड्स बिखरी होती है और एक मैसिव लिविंग स्वॉर्ड खुद को रिवील करता है। ये लेवल के हिसाब से काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन हरुका समझ जाता है कि ये नॉर्मल मॉन्स्टर जैसा नहीं है, ना ठीक से मूव करता है, ना अटैक पैटर्न सेम है। तभी उसे एंजेलिका याद आती है, जिसकी पेस किसी भी स्वॉर्ड को मैच कर सकती है। लेवल 1 होने के बावजूद वो इतनी टेरिफाइंग एरा रिलीज करती है कि लिविंग स्वॉर्ड कांपने लगता है और पल भर में उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। हरुका पहली बार फील करता है कि वो सच में रिलायबल एलाय है। उधर ताउका की टीम साइक्लॉस से बुरी तरह स्ट्रगल कर रही होती है। कॉर्नर हो चुके होते हैं और ताउका ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली होती है। तभी हिनानो और हरुओमी सोचते हैं हरुका ऐसी सिचुएशन में क्या करता। एक रिस्की प्लान बनता है। हरुओमी खुद साइक्लॉस की आंख की तरफ फेंक देता है। लड़कियां डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर की एक्स्ट्रा आर्म्स भूल जाता है और गिरा दिया जाता है। फिर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो सिर्फ बेट था। हिनानो मौका पकड़ती है और परफेक्ट शॉट साइक्लॉस की आंख में मारती है। मॉन्स्टर गिर जाता है। टीम सेलिब्रेट करती है और ताउका खुश होती है कि हरुका की वजह से क्लास फिर से एकजुट होकर लड़ पा रही है। अपर डंजन में हरुका बॉसेस गिराता चला जाता है। 85th फ्लोर पहुंचते ही पूरा स्ट्रक्चर ट्रेम्बल करने लगता है। दूर दूर डंजन मॉन्स्टर्स स्टर होने लगते हैं, जो किसी मैसिव इवेंट का संकेत होता है। बाहर डंजन का यूजलेस गार्ड शॉक में होता है कि इतनी भीड़ अंदर रश कर रही है, खुद को डेंजर में डालते हुए। वो इंटरफियर नहीं करता,
लेकिन तभी रैट्स का स्वॉर्म बाहर निकल आता है। घबराकर वो अंदर झांकता है और स्लाइमी मॉन्स्टर्स का पूरा मास इमर्ज होने को तैयार देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। एडवेंचरर्स गिल्ड में वो भागता हुआ गिल्ड मास्टर और सब मेंबर्स को रिपोर्ट देता है। गिल्ड मास्टर ध्यान से सुनता है और समझ जाता है डीपेस्ट डंजन लेयर्स ओवरफ्लो कर रही हैं, यानी मॉन्स्टर स्टैम्पीड आने वाली है। गॉडडेक और बाकी सब तुरंत हारुका की टीम के लिए टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी डंजन के अंदर ही हैं। गिल्ड मास्टर रिकॉर्ड्स वाली फाइल निकालता है और एक्सप्लेन करता है कि ऐसी स्टैम्पीड तब होती है जब मॉन्स्टर्स डंजन के अंदर कंट्रोल में नहीं रह पाते, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, फाइनल बॉस को डिफीट करना। गॉडडेक सोच में पड़ जाता है कि ऐसा मॉन्स्टर कौन फेस कर सकता है, और मीरियल के दिमाग में तुरंत उस गोट लेवल इंसान का ख्याल आता है, हारुका। लेकिन वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि वो सारा भरोसा सिर्फ उसी पर नहीं डाल सकती। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, सिग्नल देती है कि मॉन्स्टर्स बहुत पास आ चुके हैं। गिल्ड मास्टर बिना समय गवाए ऑर्डर्स देता है गॉडडेक और आफ्टर टाउन्स पीपल को इवैक्यूएट करे, और गिल्ड के सब मेंबर्स गेट पर लास्ट स्टैंड लेने के लिए तैयार रहे। हालांकि सिचुएशन ग्रिम लग रही होती है, लेकिन गिल्ड मास्टर अंदर ही अंदर एक्साइटेड भी होता है। शायद ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। गिल्ड मास्टर, ऑफ्टर, गॉडडेक और दर्जनों गिल्ड मेंबर्स मिलकर स्टैम्पीड की पहली वेव को रोक लेते हैं। मीरियल शॉक में खड़ी रहती है, उसने अपनी जिंदगी में एक साथ इतने मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे थे। गिल्ड मास्टर का चेहरा सीरियस हो जाता है, उसे लगता है अगर हारुका की ग्रुप ने फाइनल बॉस पहले ही हरा दिया होता तो स्टैम्पीड यहीं रुक जानी चाहिए थी। कंफर्म करने के लिए वो फैसला करता है कि किसी को डंजन के अंदर जाकर हारुका तक मैसेज पहुंचाना होगा कि फाइनल बॉस को पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए। जैसे ही गिल्ड मास्टर, गॉडडेक और ऑफ्टर की नजर मीरियल पर जाती है, वो समझ जाती है कि मैसेंजर वही चुनी गई है। शुरुआत में वो हेजिटेट करती है, वो कभी डंजन के अंदर नहीं गई थी, लेकिन जब वो अपने लोगों को घायल हालत में देखती है तो खुद को मजबूत करती है और अंदर जाने का फैसला कर लेती है, अपने टाउन को बचाने के लिए। डंजन के अंदर हारुका अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके फ्लोर बॉसेस गिराता जा रहा होता है। एक जगह वो हॉस्टाइल बर्ड्स के झुंड को मछली दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करता है और आराम से साफ कर देता है। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाता है, जहां पूरा चेंबर पानी से भरा होता है। उसे शक होता है कि फ्लोर बॉस शायद पानी के नीचे छिपा स्वॉर्डफिश है। अचानक स्वॉर्डफिश हमला करता है, लगभग उसे आर पार कर देता, लेकिन एंजेलिका बीच में आकर उसे काट देती है और हारुका की जान बच जाती है। राहत की सांस लेते हुए हारुका मान लेता है कि उसके बिना वो अब तक सशीमी बन चुका होता। स्वॉर्डफिश की क्रेजी स्पीड देखकर हारुका स्ट्रैटेजी बनाता है। आइस स्किल से वो पानी के कुछ हिस्से फ्रीज करता है, जिससे मॉन्स्टर्स स्लो हो जाते हैं और वो एक एक करके उन्हें खत्म करता है। तभी नीचे से एक मैसिव स्वॉर्डफिश उसे एम्बुश करता है। एंजेलिका वार्निंग देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हारुका सीधे पूल में गिर जाता है और एंजेलिका अकेले उस जायंट बीस्ट के सामने रह जाती है। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर झपटने वाला होता है, हारुका वापस सरफेस पर उछलता है, अपने कारपेंट्री स्किल से बने मेकशिफ्ट सर्फ बोर्ड पर बैलेंस करते हुए। स्वॉर्डफिश चार्ज करता है, लेकिन हारुका उसे आउटप्ले करता है, डमी स्किल से हिट करता है और डिसाइसिव ब्लो के लिए ओपनिंग बना लेता है। एक और फ्लोर बॉस गिर जाता है और रिवॉर्ड में उसे ढेर सारे जेमस्टोन्स मिलते हैं। वो और एंजेलिका आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में हारुका को रेयर ट्रेजर्स भी मिलते हैं। पिलग्रिम रिंग, जो हैप्पीनेस लाने और बैड लक दूर करने के लिए मशहूर है, ब्लेस्ड बैंगल, जो कर्सेस डिस्पेल कर सकता है, और नेक्रोमैंसर का ब्यूटीफुल ऑर्ब, चमकता हुआ। हारुका ये सब एंजेलिका को दे देता है, जिससे वो कर्स और लिविंग आर्मर के इफेक्ट से पूरी तरह फ्री हो जाती है। पहली बार वो अपना हेलमेट उतारती है और अंदर से एक स्टनिंग ब्लॉन्ड ब्यूटी निकलती है, जिसे हारुका ठीक से देख भी नहीं पाता। उधर ताओका और उसकी टीम डंजन में लड़ते लड़ते आगे बढ़ रही होती है। 54th फ्लोर पर उन्हें वेयरवुल्व्स एम्बुश कर लेते हैं। जीत तो जाते हैं, लेकिन सब थक जाते हैं। जैसे ही आराम करने बैठते हैं, पीछे से आवाज आती है। एनिमी समझकर पलटते हैं, लेकिन सामने मीरियल और ऑफ्टर खड़े होते हैं। जब मीरियल को पता चलता है कि हारुका ताओका की ग्रुप के साथ नहीं है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ताओका उसे संभालती है और कॉन्फिडेंटली कहती है, हारुका सर्वाइव करेगा और फाइनल बॉस को भी पार कर लेगा। बाकी लोग वरी करते रहते हैं, रेस्क्यू प्लान सोचते हैं, मगर ताओका का भरोसा हारुका से जरा भी नहीं हिलता। डंजन के अंदर गहराई में हारुका लावा से भरे फ्लोर पर पहुंचता है। हीट और फटीग से वो कमजोर पड़ने लगता है और एंजेलिका की बात मानकर किनारे आराम करता है। स्ट्रेंथ रिकवर करते हुए उसे दीवारों से हल्की सी हवा आती महसूस होती है। वो स्टोन खोदकर छोटा सा ओपनिंग बनाता है और ठंडी हवा के लिए चेहरा अंदर डाल देता है। ऊपर किसी फ्लोर पर ताओका और उसकी टीम भी सेम ब्रीज फील करती है। इन्वेस्टिगेट करने पर ताओका को दूसरी तरफ हारुका दिख जाता है। दोनों पैसेज खोलकर बात करने लगते हैं। ताओका से हारुका को पता चलता है कि टाउन डंजन मॉन्स्टर्स के अटैक में है। मीरियल ऐड करती है कि उसने दूसरी वेव भी देखी है, अगर तीसरी आई तो शहर खत्म हो सकता है। वो बताती है कि स्टैम्पीड रोकने का एक ही तरीका है, फाइनल बॉस को हराना। हारुका हंसते हुए कह देता है कि वो तो उसे पहले ही हरा चुका है और सब शॉक में आ जाते हैं, लेकिन ऑफ्टर उसे रोकता है। अगर बॉस मर चुका होता तो दूसरी वेव नहीं आती।
तभी हारुका को सच समझ में आता है। असल फाइनल बॉस एंजेलिका खुद है। उसे याद आता है कि पहली मुलाकात में वो उससे फाइट करना चाहता था, लेकिन अब वो हेजिटेट करता है। वो जानता है कि एंजेलिका ने पूरी जिंदगी डंजन में बिताई है और अब वो दुश्मन जैसी नहीं लगती। सच मानते हुए वो कह देता है कि फाइनल बॉस अभी डिफीट नहीं हुआ है, लेकिन वो प्लान जरूर बनाएगा। टाउन और एंजेलिका दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर आ जाती है, फिर भी वो रिजॉल्व कर लेता है। जब लोग ताओका से पूछते हैं कि उसे हारुका पर इतना भरोसा क्यों है, तो वो फर्मली कहती है, वो हमें वरी जरूर कराता है, लेकिन उसने कभी हमें फेल नहीं किया है। हर बार उसने हमें बचाया है, प्रोटेक्ट किया है, हमारे साथ खड़ा रहा है। यही वजह है कि उसे यकीन है वो इस बार भी सक्सीड करेगा। ये सुनकर हारुका अपनी मुट्ठी भींच लेता है। अब वो तय कर चुका है, वो टाउन को बचाएगा, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करेगा और एंजेलिका को भी बचाने का रास्ता जरूर निकालेगा। गोडेक और बाकी गिल्ड मेंबर्स पूरी ताकत से डंजन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जो अमुई की तरफ उमड़ते चले आ रहे हैं। तलवार घुमाते घुमाते गोडेक थक कर बड़बड़ाता है कि अब शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन गिल्ड मास्टर उसे तुरंत याद दिलाता है, अमुई की प्रिंसेस ने मैसेंजर बनकर अपनी जान जोखिम में डाली थी, और अगर वो इतना सह सकती है तो ये लोग पीछे कैसे हट सकते हैं। गिल्ड मास्टर और उसके साथी जानते हैं कि अब उनकी आखिरी उम्मीद हारुका और उसके क्लासमेट्स ही हैं, वही लोग जो इस मॉन्स्टर स्टैम्पीड को जड़ से खत्म कर सकते हैं। डंजन के अंदर हारुका और ताओका अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहते हैं, हर फ्लोर बॉस को गिराते हुए, इस उम्मीद में कि जल्द ही फिर से मिलेंगे। हारुका और एंजेलिका एक परफेक्ट रिदम में मूव कर रहे होते हैं। हारुका अपनी क्लेवर टैक्टिक से ओपनिंग्स बनाता है और एंजेलिका आराम से बॉसेस को काट गिराती है। रास्ते में लूट जमा करते हुए हारुका उससे कहता है कि वो इन ट्रेजर्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, बस फेरोमोन रिंग अभी तक नहीं मिली है। एंजेलिका उसे सावधान करने लगती है, लेकिन हारुका समझ लेता है कि शायद वो उसे रेस्ट करने के लिए कह रही है। वो सिर हिलाकर मना कर देता है। जब तक अपने दोस्तों से नहीं मिलता और आगे नहीं बढ़ता, वो रुकने वाला नहीं है। फ्लोर 69 पर पहुंचते पहुंचते हारुका को एहसास होता है कि अब डंजन का नया स्टेज शुरू हो चुका है। एक अजीब सी आउल हवा में फड़फड़ाती है। स्कैन करने पर हारुका समझ जाता है ये है मेस्मर आउल। नाम से ही साफ है, इसका पावर है स्लीप मैजिक से हिप्नोसिस। आउल सीधे उसकी आंखों में देखती है। हारुका कॉन्फिडेंट रहता है कि उसकी स्टैमिना उसे बचा लेगी, लेकिन थकान धोखा दे जाती है। पलकों पर भारीपन छा जाता है और वो वहीं गिरकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एंजेलिका की पीठ पर उठा हुआ पाता है। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर वो माफी मांगता है, लेकिन एंजेलिका हल्के से उसके कंधे पर थपकी देती है, जैसे कह रही हो ज्यादा मत सोचो, आराम करो, और बिना शिकायत किए उसे अगले फ्लोर तक ले जाती है। उधर ताओका और उसकी टीम एक ब्रूटल चैलेंज से टकरा जाती है। फ्लोर 100 का बॉस स्फिंक्स फिजिकल और मैजिकल अटैक्स दोनों चलाते हैं, लेकिन हर चोट पल भर में हील हो जाती है। तभी किसी को याद आता है एक पुरानी वार्निंग, डंजन का स्फिंक्स लड़ाई से मारा ही नहीं जा सकता, वो रिडल्स पर जीता है, प्रैक्टिकली इमॉर्टल। लड़कियों में डेस्परेशन फैल जाती है। ताओका मुट्ठियां भींच लेती है। इतनी दूर हारुका के लिए लड़ते हुए आए हैं और अब एक अनबीटेबल एनिमी से मर जाना, ये उसे मंजूर नहीं। उसी पल ऊपर कहीं हारुका की आंख खुलती है। वो टूटी फूटी फ्लोर्स देखकर समझ जाता है कि कुछ बहुत खतरनाक पास है। स्फिंक्स ताओका पर गिरने ही वाला होता है, तभी हारुका बीच में पहुंच जाता है। वो अपने डुअलिटी गॉन्टलेट्स पहनता है, उन्हें उस ग्लव के साथ फ्यूज करता है जो फिजिकल और मैजिकल इम्यूनिटी दोनों कैंसिल कर देता है। एक जोरदार स्ट्राइक स्फिंक्स की पीठ पर पड़ती है, उसका इनविंसिबिलिटी टूट जाता है। एंजेलिका मौका नहीं चूकती, एक ही स्विंग में उसका सिर अलग। ताओका राहत से लाल हो जाती है, हारुका को डांटते हुए कि उसने सबको फिर से टेंशन में डाल दिया, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा सुकून होता है। बाकी सब खुशी से चिल्ला उठते हैं, आखिरकार फिर से साथ मिल गए। ताओका क्यूरियोसिटी से पूछती है कि ये मिस्टीरियस नाइट कौन है। हारुका एंजेलिका का परिचय देने ही वाला होता है कि फ्लोर अचानक धंस जाता है। स्किल्स से वो किसी तरह बच जाता है, दोबारा बोलने की कोशिश करता है, फिर ट्रैप ट्रिगर होता है, जमीन फिर टूट जाती है। इस बार वो खुद को नहीं बचा पाता। ताओका दौड़कर आगे आती है, इस बार उसे हाथ से फिसलने नहीं देगी और उसे पकड़ लेती है। वो उसे घूरते हुए कहती है कि अब वो उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगी। हारुका अंदर ही अंदर करहा उठता है, उसका केयर फ्री लोनर बनने का सपना फिर खतरे में पड़ गया। केओस के बावजूद सब हारुका की वापसी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक स्काउट आकर बताता है कि स्टैम्पीड की तीसरी वेव रास्ते में है। सब घबरा जाते हैं, अब इसे कैसे रोकेंगे। हारुका कामली कहता है कि एंजेलिका है। ताओका और बाकी सब कंफ्यूज होकर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। मिरियल सबको जल्दी ओन्योई लौटने के लिए कहती है, सिटी सीरियस डेंजर में है। ऑप्थॉर वॉर्प गेट इस्तेमाल करने का सुझाव देता है, लेकिन हारुका झुंझलाकर बोल पड़ता है, भाई मुझे तो किसी ने वो दिया ही नहीं।
ऑप्थॉर हंसते हुए कहता है कि हारुका पहला इंसान है जिसने डंजन को नीचे से ऊपर तक क्लियर किया है, कुछ वैसे जैसे कोई उल्टा काम करता चला जाए। टेलीपोर्ट होने से पहले हारुका ताओका को भरोसा देता है अब तक उसके वियर्ड ट्रिक्स काम आए हैं और आगे भी वही जीत दिलाएंगे। ओनियोई के गेट्स पर पहुंचते ही गिल्ड मास्टर की आंखें फैल जाती हैं। डिफेंडर्स चीयर करने लगते हैं, जिंदा लौट आए यही बहुत है। गिल्ड मास्टर बताता है कि समहाउ उन्होंने पहली और दूसरी वेव रोक ली थी, लेकिन मेरियल उसे काट देती है। एक मैसिव नई होड़ सीधे शहर पर आ रही है। चर्च के अंदर लोकल लॉर्ड सिविलियंस को शरण दे रहा होता है, उन्हें काम करने की कोशिश करता है कि गिल्ड सब संभाल लेगा। बाहर गिल्ड मेंबर्स ब्रेस कर लेते हैं और सामने आती है असली स्टैम्पीड, मॉन्स्टर्स का समंदर, हर शेप और साइज का, देखकर रूह कांप जाए। डर सब पर छा जाता है। हारुका एंजेलिका की तरफ देखता है, बिना एक पल सोचे हो अपनी तलवार खींचकर जमीन में गाड़ देती है। पावर की लहर चारों तरफ फैल जाती है। वो अपनी असली पहचान रिवील करती है, डंजन एम्परर, डंजन मॉन्स्टर्स पर एब्सोल्यूट कमांड रखने वाली। उसकी स्पेल्स चमकदार लाइट में एक्सप्लोड करती हैं, बैटलफील्ड में फैल जाती हैं। जब रोशनी खत्म होती है, मॉन्स्टर्स गायब, एक भी नहीं बचता। हारुका पास जाकर कैजुअली फिस्ट बम्प करता है, विक्ट्री सील, फिर सबको बताता है एंजेलिका ही डंजन एम्परर है। गिल्ड में शॉक की लहर दौड़ जाती है। हारुका हंसकर कहता है कि वो हार्मलेस है और पूरे डंजन में उसी ने उसकी मदद की थी। स्कॉलर्स आपस में फुसफुसाते हैं। डंजन एम्परर होने का मतलब है हर मॉन्स्टर पर अथॉरिटी। हारुका उन्हें छेड़ते हुए कहता है, अरे ऑब्वियस बातें मत बताओ, और कंफर्म करता है कि उसने खुद देखा है कैसे एंजेलिका बॉसेस को साफ करती थी। जब पूछा जाता है कि मॉन्स्टर्स गए कहां, हारुका मजाक में कह देता है घर पर सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होंगे। क्राउड राहत की सांस लेता है। अमुई ऑफिशियली सेफ घोषित हो जाता है। शहर सेलिब्रेशन में डूब जाता है। कई दिनों बाद हवा में फिर से होप भर जाती है। हारुका सैटिस्फाइड होता है, एंजेलिका बच गई, अमुई सेफ है और फिलहाल शांति लौट आई है। कुछ दिन बाद हारुका होटल में गैदरिंग रखता है और ताओका बाकी सबको लेकर पहुंचती है। सब चौंक जाते हैं जब हारुका एक शॉप रिवील करता है, डंजन के रेयर ट्रेजर्स से भरी हुई। वो बोलता है कि सेल है और दोस्तों को पैसे देने होंगे, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा होता। सब रेलिक्स को देखकर हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं। जैसे ही बिडिंग स्टार्ट होती है, पूरा केओस मच जाता है। लड़कियां अचानक वाइल्ड हो जाती हैं, एकदम ग्रीडी डीमंस जैसी। हर आर्टिफैक्ट अपने नाम करना चाहती हैं। उधर लड़के डर के मारे पीछे हट जाते हैं, बस साइडलाइन होकर देखते रहते हैं। तभी हारुका उन सबको जूल्स का एक बड़ा कलेक्शन फेंक देता है। सब स्टंड, फिर खुशी के मारे रो पड़ते हैं। हारुका हल्के से मुस्कुरा देता है। उसे अच्छा लग रहा है कि उसके दोस्त उसकी डिस्कवरी से स्ट्रांग बन पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता भी सता रही होती है। एंजेलिका अब अमुई में रह रही है, मगर इतने सालों की आइसोलेशन के बाद उसकी सोशल स्किल्स लगभग जीरो है। हारुका समझ जाता है कि उसे समहाउ उसकी नई लाइफ में एडजस्ट करने में मदद करनी होगी। इसी बीच उसके क्लासमेट्स उसकी जेनरोसिटी देखकर हैरान रह जाते हैं। रेयर डंजन आइटम्स उससे फेयर प्राइस पर खरीदते हैं। हारुका भी खुश नजर आता है। डील से उसे अच्छा खासा पैसा मिल चुका होता है। तभी टोका उसके कमरे में आती है और उसकी और एंजेलिका की काइंडनेस के लिए धन्यवाद देती है। जब वो पूछती है कि एंजेलिका से उसकी मुलाकात कैसे हुई, हारुका थोड़ा हेजिटेट करके बताता है कि एंजेलिका असल में डंजन एम्परर थी, एक लिविंग स्केलेटन जिसे उसने सर्विट्यूड स्किल से हराया था। टोका ये सुनते ही भड़क जाती है। उसे लगता है कि हारुका को स्केलेटन्स पसंद है क्योंकि उनमें होल्स ज्यादा होते हैं। अनॉयड होकर वो फैसला कर लेती है कि अब एंजेलिका को उससे दूर ले जाएगी। वो उसे बेटर समझना चाहती है। टोका और एंजेलिका के जाते ही हारुका नर्वस हो जाता है। उसे पता है कि एंजेलिका ने कभी किसी से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन ही नहीं की। उधर टोका उसे गर्ल्स के कमरे में ले जाती है, जहां सब उससे सवाल पूछने लगती हैं। एंजेलिका बोल नहीं पाती, बस सिर हिलाकर जवाब देती है। धीरे धीरे टोका और बाकी लड़कियां समझ जाती हैं कि एंजेलिका उनसे अलग नहीं है, बस एक नॉर्मल गर्ल है जो बैड सर्कमस्टेंसेस में फंस गई थी। उन्हें एहसास होता है कि वो सालों तक डंजन एम्परर के कर्स में कैद रही और हारुका की सर्विट्यूड स्किल ने उसे मारे बिना उस फेट से मुक्त कर दिया। ये जानकर टोका डिसाइड करती है कि वो एंजेलिका पर पूरा ध्यान देगी। थोड़ी देर बाद लड़कियां उसे साथ नहाने बुलाती हैं। कपड़े उतारते वक्त टोका उसके आर्मर हटाने में मदद करती है, लेकिन जैसे ही बूट्स निकालती है वो चौंक जाती है। अंदर एक परफेक्टली फॉर्म्ड पैर। सब पैनिक करने लगती हैं। ये स्केलेटन थी ना? क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और एक एक करके आर्मर हटाते हटाते नीचे से एक ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड गर्ल निकल आती है। मिडनाइट तक हारुका अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है। फेरोमोन रिंग नहीं मिली। एक्सपीडिशन उसे ऑलमोस्ट फ्रूटलेस लग रही होती है। हाँ, लेवल 18 तक पहुंच गया है और कई न्यू स्किल्स भी मिले हैं, फिर भी वो एंजेलिका से थोड़ा एनवी फील करता है। आखिर मॉन्स्टर स्टैम्पीड उसी ने रोका था।
यही फीलिंग उसे और हार्डर ट्रेन करने का रिजॉल्व दे देती है और वो डिसाइड करता है कि फॉरेस्ट लौटेगा जहां वो पहले स्ट्रांग हुआ था। अगले दिन पब में टोका और एंजेलिका साथ मिलते हैं। टोका थोड़ा इनसिक्योर है, उसे लगता है हारुका को अभी तक एंजेलिका का ट्रू फॉर्म नहीं पता। हारुका कैजुअली बताता है कि वो फॉरेस्ट लौटने वाला है कुछ मैटर्स सुलझाने, और सरप्राइजिंगली टोका उसे अलाउ कर देती है, ये कहते हुए कि अब स्टैम्पीड का खतरा नहीं है। एंजेलिका की चुप्पी नोटिस करता है और उसे साथ चलने का इनवाइट देता है। टोका बीच में रोकती है, उसे जेलसी होती है, लेकिन आखिर में वो एंजेलिका को जाने देती है, सोच कर कि शायद यही बेस्ट है। कुछ घंटों बाद हारुका और एंजेलिका फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। हवा और सनलाइट उसे फ्रेश फील कराते हैं। एक क्लियर रास्ता देखकर हारुका डिसाइड करता है कि ये फेज स्किल टेस्ट करने की परफेक्ट जगह है। वो दिखाता है, मगर अचानक क्लिफ आ जाता है और उसका कंट्रोल छूट जाता है। वो गिरता है पर बच जाता है, बस समझ जाता है कि और ट्रेनिंग चाहिए। एंजेलिका भी पहुंचती है, लेकिन मशरूम पर स्लिप होकर गिर जाती है। हारुका लास्ट मोमेंट पर उसे पकड़ लेता है और सरप्राइज्ड होता है कि सिर्फ बोन्स होने के बावजूद वो इतनी हैवी कैसे है। एंजेलिका ब्लश कर जाती है। दोनों फिर हारुका की केव में जाते हैं। वो तुरंत नहाने भागता है, बोलता है कि उसे अपनी सेल्फ मेड बाथ कितनी मिस हो रही है। मजाक में एंजेलिका को भी इनवाइट कर देता है, फिर खुद ही घबरा जाता है और सॉरी बोल देता है, रियलाइज करके कि वो कितना ऑकवर्ड साउंड कर गया। लेकिन तभी बाथरूम में एक ब्लॉन्ड गर्ल बिना किसी प्लॉट आर्मर के घुस आती है, एंजेलिका अपने ट्रू फॉर्म में। हारुका घबरा जाता है, फिर पहचान लेता है। एंजेलिका भी शर्म से लाल हो जाती है। उस रात हारुका उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत शाय है और वो खुद भी अकेले ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या वो बोल सकती है, लेकिन नहीं, स्केलेटन रहते रहते उसकी वॉइस चली गई थी। अब वो जेस्चर से कम्युनिकेट करती है और हारुका उसका पास्ट समझने लगता है। डंजन एम्परर तो पहले ही मर चुकी थी, मगर रेयर डंजन आइटम्स की वजह से वो एसेंशियली रेजरेक्ट हो गई। हारुका रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ और फ्रीडम की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसी पर है, इसलिए वो उसे एनकरेज करता है कि फ्रीली जिए, अब उससे बंधी नहीं है। लेकिन एंजेलिका उससे चिपक जाती है, छोड़ना नहीं चाहती। उसकी लोनलीनेस साफ दिखती है। हारुका समझ जाता है और उसके साथ ही रुक जाता है। वो उसे एक फनी कहानी सुनाता है, एक अकेले गोडेड लोनर की जो दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। एंजेलिका हंसते हंसते सो जाती है। कुछ दिन बाद हारुका उसे स्पारिंग के लिए चैलेंज करता है, पूरी ताकत से लड़ने को कहता है। एंजेलिका मान जाती है। वो हाइपरसोनिक स्पीड से मूव करती है, पुराने डंजन एम्परर जैसी। हारुका फेज से डॉज करता है, इंप्रेस होता है कि कर्स हटने के बाद वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। आखिर में वो उसके सिर के पीछे वार कर देती है और तुरंत घबरा जाती है, लेकिन हारुका हंसकर कहता है कि वो फाइन है, उसकी फेस स्किल इंप्रूव हो रही है। वो वाव करता है कि एक दिन वो उसे भी सरपास करेगा, चाहे उसके स्किल्स वर्थलेस क्यों न कहलाएं। स्पारिंग के बाद वो रिवर के पास लंच के लिए बुलाता है और एलिमेंटल स्किल्स से फिशिंग दिखाता है। ढेर सारी फिश पकड़ते हैं और ग्रिलिंग की जगह हॉट पॉट बनाते हैं, साथ साथ खाना पकाते हैं। हारुका उसे फिश काटना सिखाता है।